नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10th का साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँ। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या बेहतरीन चैप्टर है। आपको बहुत कुछ नई जानकारी इस चैप्टर से प्राप्त होगी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारे टीचर्स की टीम ने पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट चैप्टर को एक नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लिया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर कर देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपका किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करो, आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करो, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करो, आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस चीज का मैं प्रॉमिस करता हूं। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा, जो 10th में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही। अगर आप कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये नोट्स बहुत तरीके से सिस्टमैटिक तौर पर काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक फ्लो में समझेंगे। इससे हमें साइंस रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हम साइंस की जो खूबसूरती है उसको समझ पाएंगे, और अगर समझ पाएंगे तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंड फोर्थ, हमने पूरी कोशिश की है जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो डायग्राम है, उनको भी हमने इस पूरे नोट्स में कंसीडर कर लिया है। तो चलो बच्चों, एक बेहतरीन सफर पे चलते हैं। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और हमारा स्टार्टिंग ही सबसे पहले इस डायग्राम से होता है, जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये डायग्राम आपके सामने है, तो डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में साथ इसकी लेवलिंग भी सीखनी है। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। डायग्राम कई बार बनाने के लिए आता है, बट आजकल मोस्टली लेवलिंग आती है। तो ये जो लेवलिंग आप देख रहे हो ना साइड में नाम, ये बहुत अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है और मैं आप चाहता हूं कि आप यहां से कर लो। तो एक एक करके मैं आपको वन बाय वन लाइन से बताता हूं कि कैसे याद करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है कॉर्निया। सबसे पहला पॉइंट होता है कॉर्निया। कॉर्निया याद होना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपरी पार्ट होता है। कॉर्निया के बाद आपको याद करना होता है आइरिस। जस्ट कॉर्निया के जस्ट ऊपर आप देख रहे हो, ये आइरिस है। आइरिस के जस्ट ऊपर थोड़ा और अंदर जाएंगे बीचों बीच, तो ये आ गया प्यूपिल। ठीक है, पहला था कॉर्निया, सेकंड है आइरिस, थर्ड है प्यूपिल। उसके बाद ये जो बीच में जगह बच जाता ना, ये आप देख रहे हो बीच का जो जगह है, इसे बोलते हैं एक्वस हुमर। एक्वस हुमर बोलते हैं इसको। और ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक ओवल शेप आप देख रहे हो, ये पूरा ओवल शेप जो होता है, यही हमारा लेंस होता है, जो हम पढ़ेंगे कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है और उसका क्या काम होता है, आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिफ्थ आपका हो गया क्रिस्टलाइन लेंस, जिसको लेंस भी बोलते हैं या फिर क्रिस्टलीय लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद दोनों तरफ, लेंस के दोनों तरफ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों तरफ होता है सिलरी मसल्स, जो लेंस को संभाल के रखता है। तो ये सिक्स पॉइंट हो गया, सिलरी मसल्स। सबसे पीछे यहां जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं रेटिना, जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है हमारी। तो पॉइंट नंबर 7 हो गया, रेटिना। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट, इसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो ब्रेन को मैसेज भेजने के काम आता है। तो ये 8 पॉइंट हो गया। और बाकी पूरे आंखों में जो सबसे ज्यादा जिसकी वॉल्यूम होती है, वो होती है विट्रस हुमर की। तो 9 पॉइंट हर बच्चे को लेवलिंग के साथ आइज का याद होना चाहिए। यही आपका पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना और प्लस इनकी जो लेवलिंग है ये जरूर याद कर लेना, ठीक है, कौन सी कहां पर लेवलिंग होती है। अब मैं आपको वन बाय वन इनका फंक्शन समझाऊंगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये देखिए, आप देख सकते हो, इसमें मैंने नोट्स में एक दो पॉइंट और ऐड किया है, अगर आप देखना चाहो तो। जैसे ब्लाइंड स्पॉट यहां पर पाया जाता है। बाकी सब वही है, एक्वस हुमर, पुपिल, आई लेंस, कॉर्निया, सिल्ली मसल्स, और बाकी सब वही है। बस आप एक ब्लाइंड स्पॉट अलग से याद कर लेना, यहां पर पाया जाता है। ठीक है बच्चों। नाउ अब आते हैं वन बाय वन इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, क्योंकि लेवलिंग के बाद ना फंक्शन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें पहला पार्ट है कॉर्निया, जो मैंने आपको बताया भी था। इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। ये जो हमारी आंखों का होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया भी था, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आंखों का। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए बहुत सारा जगह देती है। यानी सिंपल वर्डों में हम कहें तो लाइट जो है वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है। जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में एंटर ही कॉर्निया से करता है। इस लाइन का ये मतलब है, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी मोस्टली जो लाइट की रेज हमारी आंखों में एंटर करती है वो कॉर्निया से एंटर करती है। लेंस की बात करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। हमारे आंखों का जो लेंस होता है वो फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये जो लेंस है ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है और ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है या ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है उसको फोकस करता है ऑन द रेटिना पर, और उसकी इमेज जो बनाता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि जो लेंस है ह्यूमन का वो कौन से टाइप का इमेज बनाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है और ये इमेज बनाता है रेटिना पर, और इसका मेन काम है लाइट को फोकस करना। लाइट को फोकस कहाँ करता है, तो रेटिना पर फोकस करता है। नाउ लेंस का थर्ड पार्ट आते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको याद रखना है कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने पढ़ा था लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। जो लाइट को कन्वर्ज करके भेजता है रेटिना पर, यानी लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। तो ये था आपका पहला पेज। पहला पेज कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पेज पर क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी कि कहां पर क्या पाया जाता है। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद आइरिस, देन प्यूपिल, उसके बाद एक्वासुमर, उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, उसके बाद सिल्ली मसल्स, उसके बाद रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व, देन विट्रोसुमर, और 10 पॉइंट आपको बताया था ब्लाइंड स्पॉट। यहां पाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट, जो ब्लाइंड स्पॉट ये वाला। तो 10 पॉइंट आपको लेवलिंग समझाया था। उसके बाद मैं वन बाय वन करके फंक्शन बता रहा हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है। कॉर्निया का दिया हुआ है कि ये आउटर मोस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, यानी लाइट यहां से एंटर करती है हमारी आंखों में। क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो फाइब्रस होता है और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पर और हमेशा इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है जो लाइट को कन्वर्ज करके भेजता है रेटिना पर। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला पेज वन बाय वन एक एक करके बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इन्हें याद करना है। नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या होता है। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये डार्क कलर का होता है, यानी थोड़ा सा इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। और इसका आइरिस का मेन काम होता है ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। जो हमारी पुतली होती है जिसको इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, बढ़ता और घटता रहता है लाइट के हिसाब से। जब आपकी आंखों में लाइट ज्यादा जाएगा तो इसका साइज कम हो जाता है, और जब आपकी आंखों में लाइट कम जाएगा तो इसका साइज बढ़ जाता है। तो आइरिस का काम क्या है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये थोड़ा डार्क कलर का होता है और ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। नाउ प्यूपिल आते हैं। प्यूपिल क्या होता है, इट इज द विंडो ऑफ द आई। प्यूपिल को विंडो बोला जाता है, आंखों का विंडो बोला जाता है प्यूपिल को। तो अगर आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछा जाए कि विंडो किसे बोला जाता है आंखों का, तो डेट इज प्यूपिल। इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। आइरिस के, जो आइरिस आपने अभी ऊपर पढ़ा था, आइरिस के जब आइरिस है उसका बीचों बीच पार्ट जो होता है वो प्यूपिल का होता है। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, कि हमारी आंखों में कितना लाइट जो है वो एंटर कर सकता है। होता क्या है बच्चों, अगर आपकी आंखों में बहुत ज्यादा लाइट एंटर कर जाए तो आंखों पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए तो क्या होता है, जब हम लाइट हमारी आंखों पे कोई एकदम से मारता है अंधेरे में तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। सूर्य को डायरेक्ट देखने से मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि उससे लाइट बहुत ज्यादा हमारी आंखों में एंटर हो जाएगा। तो प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को एंटरिंग द आई। जो हमारे आंखों में कितना लाइट हमें चाहिए उसको कंट्रोल करता है। तो हर किसी का जो मेन फंक्शन है ना वो तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि मेन फंक्शन ही पेपर में पूछा जाता है।
बेफिलहाल। प्यूपिल ये विंडो कहलाता है आई का, ये सेंट्रल अपार्चर होता है आइरिस का, और ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो हमारी आंखों में एंटर करता है। नाउ रेटिना, रेटिना की बात करते हैं। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनुमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो बहुत बार आ चुका है कि हमारी जो आईज है उसके कौन से पार्ट में लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है। लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना में पाया जाता है। अब ये लाइट सेंसिटिव सेल क्या होता है? हमारे आईज के अंदर दो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं, एक को रॉड्स और एक को कॉन्स बोलते हैं। आपको नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि ये आपके सिलेबस से ऊपर का है। तो अभी हम 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब मैं ऊपर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें धीरे धीरे सब आएगा। अभी हम 10th की बात बेस पर आते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो लाइट सेंसिटिव सेल जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है रॉड्स, एक होता है कॉन्स। रॉड जो होता है वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है, और कॉन जो होता है वो हमें कलरफुल ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है। उसी को लाइट सेंसिटिव सेल बोलते हैं। बट आपको इसमें नहीं इन्वॉल्व होना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल होता है जो हमें कलर देखने में मदद करता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, याद रखिए जितने भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है ना, आर फॉर्म एट रेटिना, वो सब रेटिना पे बनता है। हमारे आंखों का, आप जब मोबाइल की डिवाइस में आप ये देख रहे हो ना चीजें, तो ये जो इमेज बना रहा है वो आपके आईज के रेटिना पे बना रहा है। रेटिना ही वो जगह है जहां ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। क्लियर हो गया? तो ये 5 पार्ट ही आपको जानना है। अब आप कहोगे सर आपने लेवलिंग तो 10 सिखाया था, आपने लेवलिंग तो यहाँ पे 10 सिखा दिए, 9 ये था और एक आपने ब्लाइंड स्पॉट भी बताया था, तो लेवलिंग तो आपने 10 बता दिए और फंक्शन आप केवल 5 के बता रहे हो। क्योंकि हम इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, गवर्नमेंट की बुक दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक दी हुई है, और पेपर जो बनता है वो सभी इनके अकॉर्डिंग बनता है। तो जिसके फंक्शन आपके बुक में दिए हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि इन्हीं 5 के फंक्शन याद करके जाना, क्योंकि पेपर में आप उठा के देखो पिछले 20 साल का पेपर, तो फंक्शन भी इन्हीं के आते हैं, क्योंकि बुक में भी इन्हीं के फंक्शन दिए हुए हैं। बाकी जो 5 पार्ट रह गए ना रिमेनिंग, उनके फंक्शन हमारे बुक में नहीं दिया हुआ। लेवलिंग दी हुई है बट फंक्शन नहीं गिवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है फार पॉइंट। व्हाट इज अ फार पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाता है भाई फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट का यहां मतलब है कि हम कितना दूर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको फार पॉइंट का मीनिंग बता देता हूं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है क्लियरली, इज फार पॉइंट ऑफ द आई। उसी को आईज का फार पॉइंट कहा जाता है, यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली रूप से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई, एक नॉर्मल आंखों की बात करें तो इट इज इंफिनिटी। इसका मतलब हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं। आपको इंफिनिटी तक कैसे देख सकते हैं? तो देखिए, जो रात में तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, वो हमसे बहुत दूर है, इतना दूर कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए आज तक, उसे बोलते हैं इंफिनिटी, क्योंकि बहुत दूर है, वो इंफिनिटी पर है, बट हम उसे देख पाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी है। अगर वहां पर लाइट है तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे का नियर पॉइंट का मतलब है, नियर पॉइंट का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है बहुत आसानी से, विदाउट स्ट्रेन। विदाउट स्ट्रेन का मतलब है बिना आंखों पे प्रेशर डाले, बिना आंखों पे प्रेशर डाले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं उस मिनिमम डिस्टेंस पर, जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख पाते हैं बिना स्ट्रेन के, तो डेट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई, एक नॉर्मल एडल्ट आई यानी मेरी और आपकी आंखों की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब हमारा जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए रेंज ऑफ ह्यूमन आईज, यानी रेंज ऑफ ह्यूमन विजन, कि हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक देख सकते हैं। हमारा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और हमारा फार पॉइंट है इंफिनिटी। तो ये पेज कंप्लीट होता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस पेज पर हमने क्या जाना। मैंने आपको बताया आइरिस ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम कहलाता है और ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। प्यूपिल क्या करता है? तो ये विंडो होता है हमारी आईज का, ये सेंट्रल अपार्चर कहलाता है आइरिस का, और ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि हमारी आंखों में कितना लाइट एंटर करना चाहिए। रेटिना ये
लाइट सेंसिटिव सेल्स में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा संख्याओं में, रॉड्स एंड कॉन्स के नाम से। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, हमेशा रेटिना पर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम फार पॉइंट कहते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। नियर पॉइंट की बात करें तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेन के। और एक नॉर्मल एडल्ट आई का जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। जो ह्यूमन का रेंज ऑफ विजन है वो है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहां एक वर्ड लिख रहा हूं और आपको तुरंत बताना है कि ये क्या वर्ड है, ठीक है। ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, आपने तुरंत इस वर्ड को भी देख लिया होगा, आपने तुरंत इस वर्ड को भी देख लिया होगा विद इन द सेकंड। सेकंड के कई हजार हिस्सों में एक आपने तुरंत देख लिया होगा। आपको इवन हल्का सा भी ना दिक्कत नहीं हो आपकी आंखों में, तो इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि हमारी आई जो है ना, वो कितनी जल्दी फोकस कर सकती है ऑब्जेक्ट पर। हमारी आंखों का जो मेगापिक्सल होता है वो होता है 576 मेगापिक्सल। जो आपके कैमरे का मेगापिक्सल होता है ना, खुश हो जाते हो कि 64 एमपी है, 128 एमपी मेगापिक्सल है ना, खुश हो जाते हो ना। ऐसे ही हमारे आईज का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है, जो नेचर ने हमें दिया है। तो उस नेचर को थैंक यू, जिसे हम भगवान, अल्लाह, खुदा नाम दे रखा हमने, उसको हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें नेचर ने इतना बड़ा मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है जिसका हम डेली यूज करते हैं। चलिए अभी फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हम कितना जल्दी फोकस कर पाते हैं। अगर मैंने यहां पे लिख दिया कोई वर्ड और ये लिख दिया कोई वर्ड, तो आप तुरंत पहचान पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। तो दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है फोकस करने की एबिलिटी। मैं फिर से बोलता हूं, फोकस करने की एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ आईलेंस, हमारी आंखों के आईलेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, कि वो फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट कर सकता है, इज कॉल्ड एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ द आईलेंस, आईलेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि वो फोकल लेंथ को कितना जल्दी एडजस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज, फोकल लेंथ क्या होता है, चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सिल्ली मसल, सिल्ली मसल्स की मदद से। तो हमारी आंखों का फोकल लेंथ, भाई आप ऐसा समझो कि आपकी जो मदर है ना, वो पार्टी में एक जगह है और आपके फादर जो है वो पार्टी में दूसरी जगह है, और आप कहीं पर तीसरी जगह पर हो और आप मम्मी और पापा को ढूंढते हो, तो आपको मम्मी भी दिख जाती है और विद इन द सेकेंड आप पलटते हो तो आपको अपने पापा भी दिखाई दे जाते हैं। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन का कमाल है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में भी हमारे माता पिता अलग अलग जगह पर हैं, फिर भी हम तुरंत उनको देख पाते हैं। तो दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हो गया? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की वो एबिलिटी टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, जिसके कारण फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं, उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज होता है सिल्ली मसल्स की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट आते हैं आई डिफेक्ट, आई के अंदर जो होने वाले प्रॉब्लम्स है। तो ये जो था वो एनसीईआरटी बुक में आपका ये पेज कवर हो जाता है, ये सारा कवर हो जाता है। देखिए पावर अकोमोडेशन आपको दिख रहा होगा शायद टॉपिक। यहां पर आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसका करेक्शन। या डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब है कि हमारे आंखों में कभी कभार क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। इसको बीमारी, डिजीज नहीं है ये डिफेक्ट्स है। डिजीज और डिफेक्ट्स में फर्क होता है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम तीन टाइप के डिफेक्ट्स की बात करेंगे जो आंखों में मोस्टली लोगों को या बच्चों को होती है। मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हो, बोलिए मायोपिया, एक का नाम है मायोपिया, एक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया और एक का नाम है प्रेस बायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। आप चाहो तो यहां से लिख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ देखिए मायोपिया, ये रहा पहला पॉइंट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो तीन टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, या थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारी आंखों में दोष तीन प्रकार के हो सकते हैं। मायोपिया, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, और प्रेस बायोपिया। ये तीन टाइप के
डिफेक्ट्स हमारी आंखों में पाए जाते हैं। तो यही मैं एक एक करके आपको यहां पर समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मायोपिया डिफेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 टाइप के डिफेक्ट्स बताए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मायोपिया। सबसे पहले जाएंगे मायोपिया क्या होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। याद रखोगे, मायोपिया को नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब मायोपिया पर्सन वो है जो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसको पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब कोई पास का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो डेट इज मायोपिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रिसर्च ये कहता है कि बच्चों में 92% जो प्रॉब्लम आती है वो मायोपिया की प्रॉब्लम आती है। आप अपनी क्लास में देखना, जिन बच्चों के चश्मे लगे होंगे ना, मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है कि पास का उनको दिखाई देता है लेकिन ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे उनको दिखाई नहीं देता। तो जब पास का क्लियरली दिखाई दे लेकिन दूर का क्लियरली रूप से दिखाई ना दे, तो डेट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस। क्लियर हो गया। इसमें होता क्या है कि इमेज जो बनती है ना इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वो रेटिना से पहले बन जाती है। एक बात बताइए, इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे, याद कीजिए, इमेज कहां बनना चाहिए था, रेटिना पे। ये होता है रेटिना, इमेज तो रेटिना पे बनना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। तो जब इमेज रेटिना से पहले बन जाए तो डेट इज कॉल्ड मायोपिया। अब इसका कारण क्या हो सकता है भाई, कॉजेस क्या है, क्यों होता है मायोपिया, किसी बच्चे को या किसी को भी मायोपिया क्यों हुआ, कोई तो रीजन होगा। तो साइंस ने दो बड़े रीजन इसके लिए ढूंढे हैं, कॉजेस ऑफ मायोपिया। मायोपिया के दो बड़े रीजन है। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आपको याद है आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, याद होगा ना, अभी हमने पढ़ा था। कभी कभार ये एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है नेचुरली, किसी कारण से भी। अगर आपका आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, ज्यादा मुड़ गया, एक्सेसिव कर्वेचर मतलब आप सिंपल वर्ड में समझिए कि उसका एक फिक्स शेप है। अगर वो ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, पतला हो गया ज्यादा, तो आपको मायोपिया की दिक्कत होगी। और दूसरा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का लंबा हो जाना। देखिए नॉर्मली जो आई बॉल होता है ना हमारा पूरा आई बॉल, वो जो पूरा आई बॉल होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। पूरे आई बॉल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। कभी कभार ये आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगर आई बॉल आपका लंबा हो गया, 2.3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये भी रीजन है मायोपिया। क्योंकि अगर आई बॉल लंबा हो जाएगा तो रेटिना आपका पीछे चला जाएगा और इमेज आपकी पहले बनने लगेगी। तो ये भी केस होता है मायोपिया का। तो मायोपिया के दो बड़े कारण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ मायोपिया, तो दो बड़े कॉजेस बता सकते हो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर होना और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का लंबा हो जाना। अब इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको आप सही कैसे करोगे, तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, जिसकी एप्रोप्रिएट पावर होगी, मतलब हमें चेक करवाना पड़ेगा डॉक्टर से, डॉक्टर मशीन से चेक करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आपकी आंखों की पावर कितनी है। पावर का मतलब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में, या आपने पढ़ भी रखा होगा चैप्टर 10 में, पावर का बताया था फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ, याद है। तो उस फॉर्मूले से पता लग जाता है। भाई फिलहाल यहां पर हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। तो करेक्शन किससे होता है मायोपिया का, तो इसके लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इमेज कैसे बनती है, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला केस जो आप देख रहे हो, आप देखो इमेज जो है रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना लास्ट में होता है और इमेज रेटिना से पहले बन रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसको फोकस करके रेटिना पे फेस देगा। आंखों के सामने, आंखों के ऊपर कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो कॉनकेव लेंस उस लाइट को ज्यादा फोकस कर उसे रेटिना पर पहुंचा देगा। तो ये कॉनकेव लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब किसी को मायोपिया की दिक्कत है। तो अगर आपको मायोपिया की दिक्कत है तो आप भी कॉनकेव लेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हो इस समय। ठीक है ना, ये पेज कंप्लीट होता है, जल्दी से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर एकोमोडेशन का मतलब होता है फोकल लेंथ का एडजस्ट करना, कि आपकी जो आंखों का जो फोकल लेंथ है वो कितना जल्दी एडजस्ट हो पाता है। इसकी जो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है वो किसकी वजह से, तो डेट इज सिलरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। मायोपिया क्या होता है, एक मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब कोई व्यक्ति पास का ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाए,
बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली ना देख पाए तो डेट इज मायोपिया। इमेज जो बनती है मायोपिया में वो रेटिना से पहले बन जाती है। इसका करेक्शन कैसे और कॉजेस क्या है, कारण क्या है? तो दो बड़े कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर अगर हो जाए आई लेंस या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसका करेक्शन कैसे करेंगे मायोपिया का? तो हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस जिसकी अप्रोप्रिएट पावर होगी। इमेज मैंने आपको बताया था रेटिना से पहले इमेज बनती है और इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस लगाकर रेटिना के ऊपर इमेज को बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये था मायोपिया का केस। नाउ नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, जो नियर पॉइंट का या नियर साइटेडनेस का जस्ट अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का अपोजिट होता है। तो लगभग सारे पॉइंट आप पढ़े लिखे देखोगे सेम ही होंगे, बस उल्टा करते जाना है। अफेक्टेड पर्सन यानी जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख पाता है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता। तो जब कोई पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख पाए लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से ना दिखाई दे तो डेट इज हाइपरमेट्रोपिया, और ये अधिकतर जो एजेड होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख पाते हैं बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, लेकिन वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली रूप से दिखाई नहीं दे पाता उनको, तो डेट इज हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, उनका जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट आपको याद है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट कितना बताया था 25 सेंटीमीटर। तो जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिया वाले लोगों का, वो मूव अवे, वो दूर हो जाता है यानी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी 25 से 26 हो गया, 27 28 हो गया। तो जिसका नियर पॉइंट जो है यार 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, मूव अवे दूर हो जाए, ज्यादा हो जाए। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाद बनती है। देखो ना उल्टा है, उसमें रेटिना से पहले थी, ये रेटिना है, इसमें रेटिना के पीछे बनती है इमेज। तो ये दिक्कत आती है हाइपरमेट्रोपिया में। इफेक्टेड पर्सन यानी जिन पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है वो सी कर पाते हैं फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। इनका जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है और इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बाद बनती है। अब अगर बात करें कॉजेस की, कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है? किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है तो कोई रीजन होगा ना, तो दो बड़े कारण हैं इसके भी। फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ था हमारा ऑफ द आई लेंस का बिकम टू लॉन्ग, वो लॉन्ग हो जाता है। जो फोकल लेंथ होता है वो लंबा हो जाता है। फोकल लेंथ आपको याद होगा ना, जो लेंस होता है वो लाइट को फोकस करता है, लाइट को अगर वो फोकस कर रहा है और अगर उसका फोकल लेंथ बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो वो रेटिना को पार कर जाएगा। तो पहला कारण है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो लंबा हो जाता है, टू लॉन्ग हो जाता है। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। आई बॉल नॉर्मली कितना होता है याद कीजिए, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। अगर किसी रीजन से थोड़ा छोटा हो जाए तो ये जो रेटिना वो पहले आ गया, लेकिन इमेज तो पीछे ही बननी है, वहीं पे बननी है पहले। तो अगर आई बॉल छोटा हो जाए तो भी जो हाइपरमेट्रोपिया की वो दिक्कत आती है। तो हाइपरमेट्रोपिया के दो बड़े कॉजेस है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, जो फोकल लेंथ होता है वो आई का वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, या आई बॉल बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल छोटा हो जाता है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे? तो जस्ट उसमें क्या था कॉनकेव, इसमें कॉन्वेक्स आ जाएगा। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, सुटेबल पावर का, कैन करेक्ट द डिफेक्ट, ये डिफेक्ट को करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस पेज पे हमने क्या जाना? इस पेज पे हमने सबसे पहले जाना हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, फार साइटेडनेस क्या होता है। तो नियर साइटेडनेस का उल्टा होता है। इसमें जो इफेक्टेड पर्सन होता है वो दूर का ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है बट नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। इसका जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, उनका जो नियर पॉइंट होता है वो मूव अवे, दूर हो जाता है, और इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है। कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है? तो इसका मेन कारण जब फोकल लेंथ जो होता है वो आई लेंस का बिकम टू लॉन्ग, वो लंबा हो जाता है, और आई बॉल जो होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है।
करेक्शन कैसे करेंगे इसका? तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे सुटेबल पावर का, जिससे हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी। अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो आपका स्वागत है, डायग्राम भी है। एक-एक डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है तरीके से, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। ये है नॉर्मल, आम जिंदगी। ये है जी जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया, मेंटोस जिंदगी नहीं बोलूंगा मैं यहाँ, ये वो पर्सन है जिसको हाइपरमेट्रोपिया की परेशानी है। इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। लेकिन कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले। देखिए रेटिना से पहले बन रहा है, तो क्या यूज करा? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करा। कॉन्वेक्स लेंस उसको पहुंचा देगा रेटिना के ऊपर से। ठीक कर लेना आप। सॉरी, इसमें इमेज यहाँ बन रहा है, इमेज पीछे बन रहा है यहाँ पर, रेटिना के बाद। ठीक है, सॉरी, इमेज जो बनेगा रेटिना के बाद। ठीक है, ये सही बना हुआ है। और इसको हम ठीक करके इसको कहाँ पे लाएंगे? रेटिना के ऊपर ले आएंगे। ठीक है बच्चों, ये है नॉर्मल जहां पे रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन इसमें रेटिना के पीछे बनता है। अभी मैंने आपसे पहले ही बताया था, रेटिना को पार कर जाता है। फिर कॉन्वेक्स लेंस लगाकर लाइट को वापस खींचेंगे ताकि ये रेटिना पर इमेज बन जाए। ठीक है, तीनों समझ में आ गया? नॉर्मल इंसान के लिए जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, और इसका उसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस लगाकर उसको रेटिना पर वापस फोकस कर देंगे। इन दोनों के अलावा एक परेशानी आती है प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। या तो आप इसको प्रेस बायोपिया बोलो, या आप इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हो, क्योंकि बुजुर्गों को ही होता है। इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन। ये एक विजन का डिफेक्ट है, ड्यू टू विच जिसमें एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। एक ओल्ड पर्सन, जब कोई बुजुर्ग आदमी 60 साल 70 साल या उससे ऊपर, जब कोई बुजुर्ग आदमी कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता क्लियरली, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लॉस हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन याद है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर, वो एज के साथ कम होती जाएगी। मेरी भी कम होगी, आपकी भी। एज के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन व्यक्तियों की कमजोर होती जाती है। तो जब ओल्ड एज में पहुंच जाओगे तो पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाएगी। तो उस केस को हम प्रेस बायोपिया का नाम देते हैं। इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन। ये विजन का एक डिफेक्ट है, ड्यू टू विच जिसमें एक ओल्ड पर्सन जो होता है वो कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता क्लियरली, ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन लॉस हो जाता है आइज का। अब इसका भी कॉजेस होगा। अभी कारण क्या है प्रेस बायोपिया, होता क्या? अब हो रहा है तो कोई कॉजेस होगा ना, रीजन तो होगा। तो पहला, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिल्ली मसल। सिल्ली मसल जो होती है ना आंखों की, वो एज के साथ वीक होता जाएगा। अभी मेरी और आपकी सिल्ली मसल बहुत अच्छी है, एडल्ट जब तक हो, बड़े होंगे, बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एज के साथ हमारी सिल्ली मसल्स वीक होती जाती है। तो सिल्ली मसल्स का वीक होना इसका मेन कारण है। दूसरा, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलैंड। जो आईलैंड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होना। हमारी आईलैंड जो होता है ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप अपनी एज में से घुमा भी सकते हो गोल गोल, लेकिन जैसे आप बड़े हो जाओगे ना तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप बुजुर्ग की हालत समझ पा रहे हो? दो बड़े कारण है प्रेसबायोपिया का। पहला, सिल्ली मसल्स का वीक हो जाना। दूसरा, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है आईलैंड्स का वो भी कम हो जाती है। तो इस पेज पे हमने दो ही पॉइंट पढ़े अब तक, क्योंकि ये तो डायग्राम था। इसमें हमने जाना ये नॉर्मल इंसान था, ये जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम थी, और ये उसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से उसको ले आई, ठीक कर दिया। प्रेसबायोपिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इस टाइप में जो होता है वो ओल्ड एज के लोगों को परेशानी आती है, जिसमें वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को जो है देख नहीं पाते हैं क्लियरली, क्योंकि उसका उनका जो लॉस ऑफ पावर अकोमोडेशन होता है वो कमजोर हो जाता है। प्रेसबायोपिया का रीजन क्या है? तो वीकनिंग ऑफ सिल्ली मसल्स, सिल्ली मसल्स का वीक हो जाना, या डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। नाउ इसका करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, इसको दूर कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए हमें एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसमें कॉनकेव भी हो और कॉन्वेक्स भी हो, सुटेबल पावर का। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम बात करें प्रेसबायोपिया की करेक्शन की, तो इसके करेक्शन के लिए हमें एक ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जिसमें दोनों हो, कॉनकेव भी हो और कॉन्वेक्स भी हो। ठीक है, नाउ सम टाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब कभी कभार क्या होता है कि एक पर्सन को ना दोनों दिक्कत एक साथ आ गई। सम टाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ,
कभी कभार कोई पर्सन क्या दोनों परेशानी से उसे गुजरना पड़ता है, उसको मायोपिया भी हो गया, उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, ना तो उसे दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ना पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। तो इन दैट केस सच पीपल रिक्वायर्ड बाइफोकल लेंथ, उसे हमें बाइफोकल लेंथ देना पड़ेगा उसके करेक्शन के लिए। बाइफोकल लेंथ क्या होता है? तो इस प्रकार से होता है, अगर आप देखोगे किसी टीचर वगैरह के लगे हुए, इस प्रकार से होता है बाइफोकल लेंथ। ये बाइफोकल लेंथ है। बाइफोकल लेंस में नीचे जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना ये सब बात भी पूछते हैं। नीचे कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। बाइफोकल लेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रेस बायोपिका का मैंने आपको बताया, प्रेस बायो का करेक्शन कैसे करोगे? तो यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। प्रेस बायोपिका का करेक्शन करने के लिए हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक मिक्सचर के रूप में। सम टाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ, कभी कभार एक पर्सन को ना दोनों परेशानी आ जाती है, मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको मायोपिया की दिक्कत है, हाइपरमेट्रोपिया की भी दिक्कत है, ना वो पास का ऑब्जेक्ट के लिए देख पाता ना दूर का ऑब्जेक्ट देख पाता। तो ऐसे पर्सन के लिए हमें बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें नीचे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगता है, ऊपर जो है वो कॉनकेव लेंस लगता है। क्लियर हो गया? उसके बाद के जो टॉपिक है, अभी जो हमारे टॉपिक आएंगे, ये आपके 3 टाइप के करेक्शन थे, 3 टाइप के आई डिफेक्ट्स थे। इसके बाद के जो बच्चों हमारे टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग प्रकार के टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ द आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस। हमारे फेस के सामने की तरफ जो 2 आईज है उससे हमें एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज ऑफ द आई इन फ्रंट ऑफ द फेस, फेस के फ्रंट में अगर हमारी 2 आंखें, तो 2 आईज के एडवांटेज हमें क्या मिले? It gives a wider view of field of views. It gives a wider field of views. इससे हम ज्यादा देख पाते हैं। कितना देख पाते हैं? तो 180 डिग्री देख पाते हैं। अगर हमारे पे 1 आईज होती तो हम केवल 150 डिग्री देख पाते हैं। 2 आईज होने से हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं, यानी आंखों के बिल्कुल सामने तक, स्ट्रेट लाइन तक हम देख सकते हैं। तो इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है, ज्यादा दूर तक हम देख सकते हैं, ज्यादा एरिया हम देख सकते हैं। दूसरा, इट इनहेंसेस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, इससे हम फेंट ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, धुंधले ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अब आपको कोई धुंधला ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई नहीं देता तो आपको पता कैसे चला कि धुंधला है? फेंट ऑब्जेक्ट मतलब धुंधला ऑब्जेक्ट, अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो पता कैसे चला कि धुंधला है? इट इनहेंस द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, 2 आंखों का होने का फायदा है हम फेंट ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशन व्यू, हम इस कारण से 3 डायमेंशन शेप भी देख पाते हैं, यानी हर चीज को 3D शेप में देख पाते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारे 2 आईज होने के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए ना। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक अगर ओपन करोगे तो आपको ये पेज आएगा, एक छोटा सा बॉक्स आपके पास आएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से पर्सन अपने आईज को डोनेट कर सकते हैं और कौन से पर्सन अपने आईज को डोनेट नहीं कर सकते। तो एग्जाम में तो बाई चांस कभी पूछा गया है, बट नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। आई डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज, आप किसी भी एज के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, किसी भी सेक्स या जेंडर के हो सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो आप। पीपल हु यूज स्पेक्टल, इवन अगर आप स्पेक्टल यूज करते हो, चश्मा यूज करते हो, और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट, इवन अगर आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में, अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, कैन स्टिल डोनेट द आई, ये भी अपने आई को डोनेट कर सकते हैं। यानी नॉर्मल पर्सन तो आईज को डोनेट कर ही सकता है, मैं और आप जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है वो तो अपने आईज को डोनेट कर ही सकते हैं। इसके अलावा किसी को चश्मा लगा हो या किसी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका हो। पीपल हु हैव आर डायबिटिक, अगर किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की परेशानी हो, अस्थमा पेशेंट हो, एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, और कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, कैन ऑल्सो डोनेट आई। तो ये सभी पर्सन वो पर्सन है जो अपने आईज को डोनेट कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन तो आईज को डोनेट कर ही सकता है। इनके अलावा अगर किसी का स्पेक्टर लगा हो या फिर कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो चुका हो या फिर डायबिटिक प्रॉब्लम हो या फिर हाइपरटेंशन की परेशानी हो, अस्थमा पेशेंट हो, या कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, तो ये सब पर्सन वो हैं जो अपने आईज को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कौन से पर्सन जो आईज को डोनेट नहीं कर सकते चाहकर भी? पर्सन हु वेयर इन्फेक्टेड विद और डाई विद बिकॉज ऑफ एड्स, अगर किसी कोई पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड है या डेड हुई है उसकी, या किसी को हेपेटाइटिस बी और सी की प्रॉब्लम है, 3 होती है हेपेटाइटिस ए बी सी, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो वो भी अपने आईज को डोनेट नहीं कर सकते। किसी को रेबीज की प्रॉब्लम है तो वो भी आई डोनेट नहीं कर सकते। एक्यूट ल्यूकेमिया, अगर ल्यूकेमिया एक बीमारी का नाम है, अगर एक्यूट ल्यूकेमिया है तो वो भी अपने आईज को डोनेट नहीं कर सकते। इतने सारे नहीं याद कर सको तो 2-3 याद कर लेना
किसी को टिटनेस से इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी अपने आइज को डोनेट नहीं कर सकते, किसको कॉलरा है तो वो भी अपने आइज को डोनेट नहीं कर सकते, या एलिफेंटेसिस है किसी को, इंसेफेंटेसिस है किसी को, तो वो भी अपने आइज को डोनेट नहीं कर सकते। तो कोई भी 3-4 याद कर लेना, जैसे एड्स से इन्फेक्टेड हो, हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड हो, रेबीज से इन्फेक्टेड हो, एक्यूट ल्यूकेमिया से इन्फेक्टेड हो, टिटनेस की प्रॉब्लम हो, कॉलरा की प्रॉब्लम हो, तो ये वो पर्सन है जो आइज को डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ना पार्ट 1 है। ये आप अलग से चाहो तो आप याद कर लेना, लिखना चाहो तो अलग से कॉपी में कहीं पर लिख लेना। ये पार्ट 1 है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाले वो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े अलग हैं, उनको पहले के टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहला टॉपिक आपका सेकंड पार्ट में स्टार्ट होता है प्रिज्म, कि प्रिज्म होता क्या है। आप में से कई बच्चों ने प्रिज्म देख रखा होगा, तो प्रिज्म देखना, उसको समझना और उसकी डेफिनेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं, आपको याद करना पड़ेगा प्रिज्म में। जैसे इट इज अ पिरामिड पीस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ पिरामिड पीस होता है विथ 2 ट्रायंगुलर बेस, जिसके 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं। ध्यान रखिए, प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एमसीक्यू वगैरह में बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन ये कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगुलर बेस होता है, 2 ट्रायंगल शेप बेस होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, और जबकि 3 जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। तो व्हेन 2 ट्रायंगुलर बेस हो और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हो, तो इससे मिलकर प्रिज्म बनता है, कांच का बना होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर प्रिज्म के एंगल की बात करें तो आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसका एक डायग्राम दिया हुआ है। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको डायग्राम के तौर पर आपको समझाने की, इससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। तो देखिए, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख रहे हो प्रिज्म। तो आप केवल इसका एक हिस्सा देख पा रहे हो क्योंकि ये पेपर पे छपा हुआ है, बट अगर आप अपने साइंस लैब में देखोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा ये। अब इस चीज को देखिए, यहां पर जो आप देख पा रहे हो, ये 2 सरफेस है, एक सरफेस, 2 सरफेस। 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, चाहे ये एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो, 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, इसका एक नाम है जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल बोलते हैं। 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर आपको नेक्स्ट डेफिनेशन आता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, यानी 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं मैं आपके लिए, और नेक्स्ट टॉपिक है डायग्राम। डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म में, लाइट का रिफ्रैक्शन होता कैसे है प्रिज्म में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये प्रिज्म आपके लिए, और हमें समझना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे ही लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ता है इंसिडेंट रे, नाम ये आपको याद रखना है। जो लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि सीधा जाना चाहिए था, बट प्रिज्म उसे सीधा जाना नहीं देगा क्योंकि ये रेयरर मीडियम कहलाता है और ये डेंसर मीडियम कहलाता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सीधा नहीं जाता, वो बेंड हो जाता है। याद कीजिए, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, याद है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था, तो लाइट सीधा नहीं जाएगा। प्रिज्म क्या करेगा, उसे नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन जो है नॉर्मल है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो लाइट जो है वो सीधा नहीं जाएगा, वो प्रिज्म की तरफ बेंड हो जाएगा। ये रहा दूसरी लाइन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब जैसे ही प्रिज्म से बाहर आएगा तो फिर दोबारा बेंड हो जाएगा, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो पहले आपको 3 रे के बारे में जानना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। क्लियर? ये जो डॉट 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 आप दिखाई दे रहे हो नॉर्मल है, ये भी जो आपको डॉट नॉर्मल है। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों इमेजिनरी एक एंगल बना रहे हैं। यहां पर एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मिलकर एक इमेजिनरी एंगल बनाते हैं। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। चाहे आप ये एंगल ले लो, चाहे आप ये एंगल ले लो, क्योंकि ये भी देखिए इंसिडेंट रे
और इमर्जेंट रे के बीच में ही बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये डायग्राम आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दे देता हूं ताकि आप पेपर में बना पाओ। देखिए, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म कुछ नहीं करना, ट्रायंगुलर शेप आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इंसिडेंट रे बनाना है। ये इंसिडेंट रे आ गया। जैसे इंसिडेंट रे जो है वो टकराएगा प्रिज्म से, तो आपका नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे आ गया। अब इसे जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इंसिडेंट रे इसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल रे, फिर से नॉर्मल रे, और ये बाहर आएगा तो इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है। नाउ ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के भी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और यही इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाना आता है तो फिर आप बता ही दोगे कि कौन सा एंगल कहाँ पे बनता है। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐड करता हूं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक को ले भी आओगे तो मैं वहां भी दिखा देता हूँ, वहां भी ये बना रखा है इन्होंने, ये सब कुछ बना रखा है। देखो ये बना हुआ है ना, ये इंसिडेंट रे, देखो नाम है इसका इंसिडेंट रे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बीच वाले को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखिए रिफ्रैक्टेड रे, जो बाहर आ गया उसको इमर्जेंट रे, तो इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपको पता ही है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, चारों बातें बता दी मैंने आपको अब तक। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बनता है? तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां बनता है। जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और लास्ट होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस इसे बोलते हैं, जो कि नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन, और ये इमर्जेंट रे, तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में बनता है इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एंगल ऑफ डेविएशन आप पढ़ ही चुके हो, एंगल ऑफ डेविएशन जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के बनता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर कर लेना। आप चाहो तो इनके बारे में लिख सकते हो, ये सारी बातें ये बनाकर इसके नाम लिख लेना, कौन सा एंगल कहाँ पर है पता होना चाहिए आपको, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नाउ आगे आता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आप पढ़ चुके हो, अभी बताया था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन, जब इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे intersect each other, they form a imaginary angle. This angle is called angle of deviation. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, देखो सिंपल सा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। उसी को एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाता है। नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अब नया टॉपिक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बच्चों एक बात समझिए, जब लाइट प्रिज्म से होके पास होता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, जैसी लाइट प्रिज्म से पास होता है ना, तो ये ना अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म क्या करता है, इसको अलग अलग कलर में, 7 कलर में डिवाइड कर देता है। पहले आपको डिस्पर्सन का मतलब समझना है। डिस्पर्सन का एक्चुअल मतलब होता है फैलना, कोई चीज फैल जाती है उसे डिस्पर्सन कहते हैं। तो जब कोई लाइट प्रिज्म से पास होगा तो वो 7 कलर में फैल जाता है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। इसी को साइंस में डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, जो 8th क्लास की बुक में है, आप जाओगे तो वहां भी देखोगे, मिल जाओगे, चैप्टर 16 होगा वहां पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वहां भी एक बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट डिवाइड इनटू 7 डिफरेंट कलर, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डेफिनेशन में देखिए यही लिखा है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है, इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। और ये 7 कलर जो है ना, ये 7 कलर में जो डिवाइड हो गया, उनके नाम भी है।
वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको शॉर्ट में आप विब ग्योर भी याद कर सकते हो। विब ग्योर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं विब ग्योर। विब और ग्योर आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो जब लाइट किसी प्रिज्म से जाएगा तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। 7 अलग अलग 7 कलर में डिवाइड होना लाइट का, व्हाइट लाइट का, ये व्हाइट लाइट कहलाता है। व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस पेज पे हमने क्या जाना? इस पेज पे हमने प्रिज्म के बारे में जाना। प्रिज्म के बारे में ये जाना कि इंसिडेंट रे होता है ये, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे होता है, फिर ये इमरजेंट रे होता है। देन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ इमरजेंस। और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन अलग से भी आपको बताया कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से उसको जाना जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट डिवाइड इनटू 7 डिफरेंट कलर। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। इसे ही साइंस में डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। ये 7 कलर का बैंड बनाता है। अब वो कौन कौन से कलर हैं? तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको शॉर्ट में विबग्योर कहते हैं। तो व्हाइट लाइट का 7 पार्ट्स में डिवाइड होना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? अभी अभी आपने जाना कि व्हाइट लाइट जो है ना, जो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो उन 7 कलर का एक नाम दिया गया। एक बात बताइए, आपने नाम सुना होगा कि भाई कोई भी एक 7 पर्सन है, 7 पर्सन हमने मान लिया कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो वो अपने बैंड का नाम दे देते हैं। जैसे आपने बीटीएस नाम सुना होगा, वो अपना नाम दे देते हैं, है ना, बीटीएस नाम दे दिया, उनके पूरे बैंड का एक ग्रुप का नाम है बीटीएस। ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग आप रॉक बैंड के नाम सुनोगे तो जिसमें 5-6 लोग हैं, उन्होंने अपने बैंड का नाम दे रखा है। तो ऐसे ही लाइट साइंस में भी होती है। ये जो स्पेक्ट्रम लाइट पढ़ रहे हो, यही बारे में पढ़ रहे होगे आप, इसी के बारे में जानोगे। द बैंड ऑफ 7 कलर, अभी अभी आपने जो 7 कलर के नाम पढ़े थे, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अभी हमने जाना था कि जो बैंड है 7 कलर का वो क्यों बनता है? ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट, व्हाइट लाइट जो है, प्रिज्म क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देता है। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं? तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर है, ये जो बैंड ऑफ 7 कलर है, 7 कलर का जो बैंड है, ग्रुप है, विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। याद रखोगे, बैंड ऑफ 7 कलर, आंसर इतना ही है, बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का जो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर का बैंड है, इसके ग्रुप को बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसमें रेड जो होता है, रेड इज लीस्ट डेविएटेड कलर। रेड जो होता है वो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है, यानी रेड ज्यादा फैलता नहीं है। एज इट हैज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्लास 9th में था। अभी आप याद कर लेना कि रेड जो है वो लीस्ट डेविएटेड कलर है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि विच इज द मोस्ट डेविएटेड कलर, विच इज द लीस्ट डेविएटेड कलर। तो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है रेड। क्यों? क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। जबकि वॉयलेट जो होता है इज द मोस्ट डेविएटेड कलर, सबसे ज्यादा डेविएटेड होता है, सबसे ज्यादा मुड़ जाता है। एज, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है, इट हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजुअल स्पेक्ट्रम। तो लीस्ट डेविएटेड कलर रेड को बोला जाता है और मोस्ट डेविएटेड कलर वॉयलेट को बोला जाता है। रेड को लीस्ट डेविएटेड कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, और वॉयलेट को मोस्ट डेविएटेड कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। क्लियर हो गया? क्या क्या जाना इस पॉइंट में? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 7 कलर का बैंड, 7 कलर का बैंड, द बैंड ऑफ 7 कलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसमें जो रेड जो है वो लीस्ट डेविएटेड है और वॉयलेट जो है वो मोस्ट डेविएटेड कलर होता है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है लाइट इज मेड बाय 7 कलर। क्या प्रूव है कि लाइट वाकई में 7 कलर से ही बना है? और भी तो कलर हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले आइडिया आया था आइजैक न्यूटन के पास
कि भाई लाइट में हम कह रहे हैं 7 कलर हैं, तो क्या वाकई में 7 कलर हैं? तो उन्होंने ये चीज प्रूव करके दिया कि हाँ, लाइट में वाकई में 7 ही कलर होते हैं। तो लाइट इज मेड बाय 7 कलर। इस बात को प्रूव किया था आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया और व्हाइट लाइट इसमें से पास होने दिया। तो जब लाइट पहले प्रिज्म से पास हुआ तो 7 कलर में डिवाइड हो गया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब लाइट पहले प्रिज्म से पास हुआ तो ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो गया, ठीक है, 7 कलर में डिवाइड हो गया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म लिया उल्टे शेप में, एक प्रिज्म लिया जिसमें से लाइट पास किया तो 7 कलर में डिवाइड हुए। फिर इसी का अपोजिट, सेम साइज का अपोजिट एक प्रिज्म रखा। अब ये 7 लाइट जब इस प्रिज्म पे पड़ा तो ये वापस रिकॉम्बिनेशन होकर, यानी वापस इकट्ठा होकर व्हाइट लाइट बन गया। यानी साफ दिख रहा है कि 7 रिकॉम्बिनेशन, ये 7 कलर ही कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बनता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि वाकई में जो हमारा व्हाइट लाइट है विच इज मेड बाय 7 कलर। तो आपसे पूछा जाता है कि लाइट इज मेड बाय 7 कलर किसने प्रूव किया था? तो आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? तो उन्होंने प्रिज्म लिया था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करेंगे तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसी आइडियल साइज का एक दूसरा प्रिज्म लेंगे उल्टे शेप में। जब ये 7 कलर वापस दूसरे प्रिज्म पे आएगा तो ये रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, लिखा हुआ देखो, रिकॉम्बिनेशन, वापस इकट्ठा हो जाता है और एक व्हाइट लाइट बनाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि वाकई में व्हाइट लाइट इज मेड बाय 7 कलर। इसी चीज को हम यहां पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन। आइजैक न्यूटन वो पहले पर्सन थे हु प्रूव दैट, जिन्होंने प्रूव किया सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। यही मैंने आपको बताया था। आइजैक न्यूटन पहले पर्सन थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि व्हाइट लाइट इज मेड बाय 7 कलर। ही पास सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। उन्होंने क्या करा, व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, ताकि 7 कलर जो बता रहे लोग वो मिल जाए। तो इनको 7 कलर मिल गए। जब व्हाइट लाइट पहले से पास हुई तो 7 कलर में डिवाइड हो गया। अब ये दूसरे पे आए। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर टर्न बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म। उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने क्या किया बच्चों, और भी प्रिज्म लगाए थे जो कि हमारे बुक में नहीं है बट पॉइंट में दिया हुआ है। उन्होंने और भी प्रिज्म, सेम साइज के और भी प्रिज्म लिए थे कि क्या पता और प्रिज्म से और लाइट मिले, और प्रिज्म लगाने से हो सकता है कि और ज्यादा प्रिज्म लगाने से और लाइट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कितने भी प्रिज्म लगा लिए लेकिन बाहर निकलने के बाद वो 7 ही कलर में बटे। उन्होंने जितने मर्जी प्रिज्म लगा लिए लेकिन जब बाहर आया तो वही 7 कलर जो मैंने आपको बताया था वही 7 कलर में डिवाइड हुए। तो अब उनके पास क्या हुआ, अब उन्होंने एक प्रिज्म उल्टा करके रखा। आइए, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर फर्दर। उन्होंने और भी कलर फर्दर, और भी कलर प्राप्त करने की कोशिश की बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म, दूसरे प्रिज्म रखकर अहेड ऑफ द प्रिज्म, पहले प्रिज्म के सामने और भी प्रिज्म रख दिए देखने के लिए कि क्या पता और प्रिज्म से और लाइट मिल जाए। फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, बट ही फेल, लेकिन वो फेल हो गए टू ऑब्टेन मोर कलर, उन्हें और ज्यादा कलर नहीं मिले चाहे उन्होंने जितने भी प्रिज्म लगा लिए। लास्ट में जब 7 सभी प्रिज्म से बाहर निकल के कलर आता है तो 7 कलर में ही डिवाइड होता है। ही फॉर्म अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड ही प्लेस एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म। अब उन्होंने क्या करा, जब ही फॉर्म्ड अ स्पेक्ट्रम, उन्हें हर बार स्पेक्ट्रम मिला उस सनलाइट से। अब उन्होंने क्या करा, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया, एक उल्टा प्रिज्म लिया इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म, पहले प्रिज्म के सामने, फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम बना रहा था 7 कलर में बढ़ रहा था। तो पहले प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म ले लिया। ऑल द 7 कलर, अब ये सातों कलर क्या हुए, कंबाइन हो गए बाय द इन्वर्टेड प्रिज्म, उस दूसरे प्रिज्म द्वारा, एंड इमर्ज एज व्हाइट लाइट, और वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रिज्म लिया पहले जो कि लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर रहा था, उसी के सामने उन्हें इन्वर्टेड फॉर्म में दूसरा प्रिज्म रख दिया। अब ये सातों कलर वापस रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन गया, यानी पहले भी व्हाइट था और रिकॉम्बिनेशन के बाद में भी व्हाइट लाइट बन गया। तो इससे प्रूव हुआ था कि लाइट जो है वाकई में 7 कलर से मिलकर बना है। तो इस पेज पे हमने क्या जाना, जल्दी जल्दी बताता हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मतलब होता है बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का जो बैंड होता है विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम लाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड जो होता है वो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। वॉयलेट इज द मोस्ट डेविएट कलर, व्हाई, बिकॉज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। Light is made by 7 color. Who proved that? Isaac Newton. Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of 7 color. How he proved that? He passed sunlight through a glass prism. उन्होंने glass prism से sunlight pass किया to form a band of 7 color ताकि उनको 7 color मिल जाए.
ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर फर्दर, उन्होंने चाहा कि और ज्यादा कलर मिल जाए, बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म, और भी प्रिज्म लगा दिए इसके सामने, और भी प्रिज्म लगा दिए ऑफ द प्रिज्म, और बहुत सारे प्रिज्म लगाकर देख लिए उन्होंने, फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम कि उन्हें और भी ज्यादा कलर मिल जाएगा, बट ही फेल, लेकिन वो फेल हो गए टू ऑब्टेन मोर कलर, ज्यादा कलर उन्हें प्राप्त नहीं हुए, चाहे उन्होंने जितने भी प्रिज्म लगा दिए एक के बाद एक, लेकिन लास्ट में जब लाइट बाहर आया तो वो 7 कलर में ही डिवाइड था। ही फॉर्म्ड अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड कोन। अब इस बार उन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म लिया और उसके सेम साइज का एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया इन फ्रंट ऑफ फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम, इसके सामने। ऑल द 7 कलर, अब जितने भी 7 कलर थे कंबाइन, वो सब कंबाइन हो गए द इन्वर्टेड प्रिज्म, इस इन्वर्टेड प्रिज्म में, एंड इमर्जेस व्हाइट लाइट, और वापस जब आए तो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो इस पेज पर हमने ये जाना कि लाइट जो है वाकई में 7 कलर से मिलकर बना है, आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया था, और स्पेक्ट्रम के बारे में। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रैम्बो, कि रैम्बो की फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि रैम्बो की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम को समझ लोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो ये चीज आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद भी आंसर दे सकते हो। देखो ये है वाटर ड्रॉपलेट, बारिश के बाद आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ रैम्बो। रैम्बो कब बनता है, मतलब इंद्रधनुष कब बनता है, तो अक्सर बारिश के बाद ही बनता है, और तो कोई बनने का देखा नहीं होगा आपने। जब बारिश होती है तब बनता है, और आसमान साफ होना चाहिए तो आपको रेनबो दिखाई देगा। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंद है। तो पानी की बूंद भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है एनवायरमेंट में। जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर में। इट इज अ नेचुरल प्रिज्म, इसे बोलते हैं नेचुरल प्रिज्म। ये भी एक प्रिज्म है हमारे नेचर में। तो होता क्या है, ये सनलाइट जैसे ही व्हाइट लाइट इसमें एंटर करता है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन, ये बेंड हो जाता है, और रिफ्लेक्शन होते ही डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाता है, यानी 7 कलर बटने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये बूंद के लास्ट में टकराता है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस यहां पर टकरा के वापस आएगा, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो सातों कलर यहां से डिस्पर्सन शुरू हुआ और टकरा के वापस इधर आ गए। पहले व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन के कारण 7 कलर बटने लग जाते हैं, और ये सातों कलर टकरा के यहां पे टकराएंगे, इसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टकरा के सातों कलर वापस आएगा, दोबारा यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा बेंड होगा, और वो सातों कलर बाहर आएंगे, और आप जब उसे देखोगे तो आपको 7 कलर दिखाई देंगे। तो 7 कलर देखने की वजह से हम बोलते हैं रैम्बो की फॉर्मेशन। तो रैम्बो में स्टेप कौन कौन से हुए, तो पहला स्टेप यहां पर होता है रिफ्रैक्शन, ये पहला स्टेप होता है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। यहां से शुरू होता है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यहीं से शुरू हो जाता है, ये दूसरा स्टेप होता है कि यहां से डिस्पर्शन स्टार्ट हो गया। यहां पर आके होता है तीसरा स्टेप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया वापस ये यहां पर आ गया, और ये होता है फोर्थ स्टेप, यहां पर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा जो कि बेंड होकर आपके आइज तक 7 कलर एंटर करेंगे। तो टोटल अगर हम फॉर्मेशन ऑफ रैम्बो की बात करें तो ये 4 कीवर्ड्स हमें लिखने ही होते हैं, चाहे आप आंसर अपने बना के लिखो, चाहे नोट्स में से एज इट इज लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बट ये 4 आपको स्टेप बताने ही पड़ेंगे। व्हाइट लाइट जब एंटर करता है प्रिज्म के अंदर तो पहले इसका रिफ्रैक्शन होता है, देन इसका डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन के बाद इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगेन इसका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के कारण 7 कलर हमारी आईज में एंटर करते हैं, जिसे हम रैम्बो की फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये चीज मैंने आपको यहां पर पॉइंट में समझाया एनसीईआरटी बुक से। सम वाटर ड्रॉपलेट, कुछ पानी की जो बूंदे होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं, सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड, कुछ पानी की बूंदे रह जाती हैं इन एयर के अंदर आफ्टर रेन के बाद। दीज ड्रॉपलेट बिहेव एज ग्लास प्रिज्म, और यही पानी की बूंदे प्रिज्म के रूप में काम करती है। ये जो पानी की बूंदे हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये प्रिज्म की तरह काम करता है। When लाइट एंटर द रेन ड्रॉप, जब लाइट एंटर करता है रेन ड्रॉप में, देखिए वो चारों स्टेप आने वाले हैं, तैयार रहिए, वो चारों स्टेप यहां पर आने वाले हैं। पहला पॉइंट तो वही था, ये प्रिज्म है, पहला पॉइंट क्या बोला, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म के रूप में काम करता है। दूसरा स्टेप, जब लाइट एंटर करता है रेन ड्रॉप में, इट फर्स्ट रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्ट होता है और डिस्पर्स होता है, पहला दूसरा स्टेप, पहले रिफ्लेक्शन होगा फिर डिस्पर्शन होगा। द इट रिफ्लेक्ट इंटरनली, अब ये इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला तीसरा स्टेप इंटरनली रिफ्लेक्शन होगा।
देन इट रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अगेन रिफ्लेक्ट, और दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। चारों स्टेप आ गए, देखिए ध्यान से, चारों स्टेप आ भी चुके हैं। जब लाइट एंटर करता है रेन ड्रॉप में, इट फर्स्ट रिफ्लेक्ट होता है, फिर डिस्पर्स होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और अगेन रिफ्रैक्ट होता है। चारों स्टेप आ गए। एज इट कम आउट, जैसे वो बाहर आता है तो दोबारा उसका रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द ड्रॉप, एंड द 7 कलर रीच टू द आईज, और हमारी आंखों में 7 कलर एंटर होते हैं ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के इन फॉर्म ऑफ रेनबो, रेनबो के फॉर्मेशन में। तो घुमा फिरा के बात ये है कि आप कितना भी अच्छे तरीके से याद कर लो, कैसे भी रट्टा मार लो, बट ये 4 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर ये आप बना के लिख सको तो बहुत अच्छा। जैसे मैं बता देता हूं, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर इनटू प्रिज्म, फर्स्ट इट टेक रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्शन टेकन प्लेस, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकन प्लेस इनसाइड द प्रिज्म, एंड अगेन इट टेक्स द रिफ्रैक्शन, एंड द 7 कलर रीच टू द ऑब्जर्वर आईज, 7 कलर ऑब्जर्वर के आईज तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने एज इट इज तो नहीं बोला, लेकिन मैंने चारों स्टेप बोले। मैंने एज इट इज नहीं बोला, लेकिन मैंने चारों स्टेप यहां पर बोले जो यहां पे हो रहे थे। तो मेन चीज है कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए साइंस के, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो था। ना इस पेज पे हमने एक ही पॉइंट जाना अब तक, वो था फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रिवाइज करा देता हूं क्योंकि अगला पेज आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बताया कि वाटर ड्रॉपलेट जो होती है प्रिज्म होती है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म होती है, पहला पॉइंट ये था। फिर जब लाइट इसमें एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगेन यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और ऑब्जर्व की आंखों में 7 कलर एंटर करेगा। सम वाटर ड्रॉपलेट जो होता है सस्पेंडेड हो जाते हैं एयर में, और यही ड्रॉपलेट जो होता है बिहेव करता है प्रिज्म की तरह। लाइट जब एंटर करता है रेन ड्रॉप में तो इसका पहला रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन के बाद इसका डिस्पर्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और अगेन रिफ्लेक्शन होगा एज इट कम आउट द ड्रॉप, और जैसे बाहर आएगा 7 कलर में डिवाइड होकर पहुंचेगा, रीच द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंखों में, और इसी को हम रेनबो की फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए इस चीज को हम डायग्राम से समझेंगे, इस चीज को हम डायग्राम समझेंगे। ये आपका अर्थ है जिसपे मैं और आप रहते हैं। अब अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है एटमॉस्फेयर ने, वायुमंडल ने, पता होगा आपको, वायुमंडल ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है, एटमॉस्फेयर, एयर ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो जब लाइट एंटर करती है अर्थ में तो सीधा नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि यहां देखो ना एटमॉस्फेयर ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, और ये खाली स्पेस है, ये रेयरर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। तो हमने चैप्टर 10 में क्या समझा था, when light enter from rarer medium to denser medium it bend to the normal, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो लाइट सीधा नहीं जाएगा, लाइट को ऐसा सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन लाइट सीधा नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर उसको जबरदस्ती नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। तो एटमॉस्फेयर जब लाइट को बेंड करता है, हमारा एटमॉस्फेयर जब लाइट को बेंड कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चीजों को डायग्राम से समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन जो करता है, कौन करता है, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग लेयर हैं वो जो रिफ्रैक्शन करते हैं लाइट का। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये ऐड कर लेना आप यहां पर। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है, बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग लेयर है, सातों लेयर, वो लाइट का रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। सिंपल वर्डों में ये आपका अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, लाइट एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर उसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। तो एटमॉस्फेयर द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इससे होता क्या है, तो 5 इफेक्ट कम से कम से लिख सकते हो आप। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कम 5 चीजें ऐसे होती है जो हमें दिखाई कुछ और देता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल चीज है वो कुछ और होता है। मतलब हमें दिखाई कुछ और देगा लेकिन होगा कुछ और। जैसे पहला, अपरेंट फ्लक्चुएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट और एयर। अगर फायर के उस साइड, अगर फायर या उस साइड कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बीच में आग जल रही है, बीच में आग जल रही है और आप यहां पे खड़ा हो और आपका दोस्त यहां पर है, तो आप देखोगे ये जो है ना, या झिलमिलाता हुआ आपको दिखाई, फ्लकिंग करता हुआ दिखाई देगा, फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण होता है। दूसरा,
स्टार नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास जो स्टार होता है अपेयर स्लाइटली हायर, वो ऊंचा दिखाई देता है देन इज एक्चुअल पोजीशन, ये हम पढ़ेंगे भी आगे। स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊंचा दिखाई देता है, वो भी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण। एडवांस सनराइज दिखाई देता है, 2 मिनट पहले हम सनराइज को देख पाएंगे। डिले सनसेट होता है, 2 मिनट बाद तक हम सनसेट को देख पाते हैं, क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क, अगर आप सूर्य को देखोगे तो आपको ना बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज का भी देखना बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, तो वो भी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी होता है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण। तो यहां पर समझिए, अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बने 1 मार्क्स के लिए, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बने 1 मार्क्स के लिए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जैसे अगर ये फायर है, ठीक है, अगर ये आग जल रही है, मैं यहां हूं और आपका दोस्त यहां पर है, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो, तो आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करना, वो फ्लकिंग करता हुआ दिखाई देगा, फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। तो पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर क्यों दिखाई देते हैं, तो आंसर दोगे ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। बस 1 मार्क्स में इतना ही होता है। हमें एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। जो सन होता है वो हमें फ्लैट क्यों दिखाई देता है, चपटा क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। अगर 1 मार्क्स में आए बच्चों, अगर 1 मार्क्स में इनमें से आए, कुछ भी पूछा जाए कि क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सन हमें फ्लैट क्यों दिखाई देता है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है, स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देता है, जो ऑब्जेक्ट होता है हॉट ऑब्जेक्ट के उस पार कोई ऑब्जेक्ट फ्लकिंग करता हुआ क्यों दिखाई देता है, ये जो फ्लक्चुएट होता है, फ्लिकिंग होती है, वो क्यों होती है। तो आपको सबका आंसर ये देना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ना एक एक करके समझेंगे कैसा होता क्यों है। सबसे पहले देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर, अगर आग के उस साइड, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर, अगर आग के उस साइड, आग के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और हॉट सरफेस, और हॉट सरफेस के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, अपेयर टू बी फ्लिकर, तो वो आपको फ्लिक करता हुआ दिखाई देगा। मैन सीन थ्रू द एयर, जब आप उसे देखोगे ना, वो फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा, वो फ्लिक करता हुआ दिखाई देगा, वो आपको हिलता डुलता दिखाई देगा, क्यों? इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। द एयर अबव द हॉट सरफेस, हॉट सरफेस का जो एयर होता है बिकम हॉट एंड राइज, वो गर्म होता है और वो ऊपर उठता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हमें डायग्राम से समझना है हर चीज को। देखिए, ये मान लीजिए आग है, ये आग जल रही है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ये आग जल रही है, ठीक है। तो यहाँ का जो एयर होगा, यहाँ का आग के जो ऊपर का एयर होगा, ये हॉट होगा, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि ऊपर का एयर जो होता है वो थोड़ा हल्का सा ठंडा होता है, कोल्ड होता है, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जैसे ही आग जल रहा है ना, तो ये हॉट एयर जो है वो ऊपर जाएगा और कोल्ड एयर नीचे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आग के ऊपर, फायर के ऊपर का जो एयर है वो हॉट है, उसकी डेंसिटी कम है, उसके ऊपर का जो एयर है वो कोल्ड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो हॉट एयर ऊपर जाता है, कोल्ड एयर नीचे आता है, हॉट एयर ऊपर जाता है, कोल्ड एयर नीचे आता है, हॉट एयर ऊपर जाएगा, कोल्ड एयर नीचे आएगा। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई इस साइड व्यक्ति खड़ा है और कोई इस साइड है, तो वो फ्लकिंग करता हुआ दिखाई देगा, वो झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बार बार हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे आ रहा है। तो ये रीजन होता है। तो ये जो आप डायग्राम समझ रहे हो, ये समझाने के लिए। क्लियर हो गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? जो फायर है उसके ऊपर का एयर हॉट होता है, उसके ऊपर का एयर कोल्ड होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हॉट एयर ऊपर जाएगा, कोल्ड एयर नीचे लेगा, हॉट एयर को रिप्लेस कर देता है कोल्ड एयर। ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ना एयर, इसकी वजह से फ्लकिंग होते दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो यही चीज आप समझाने की कोशिश करेंगे। द एयर अबव हॉट सरफेस, हॉट सरफेस का जो एयर होता है, हॉट सरफेस के ऊपर का जो एयर होता है, बिकम हॉट, वो हॉट होता है और वो ऊपर उठता है। द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कूल एयर, और उसकी जगह भर देता है कूल एयर, यानी कूल एयर नीचे आता है। द रिफ्रैक्शन अंडर इनसाइट ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द कोल्ड एयर, अब हॉट एयर का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कम होता है कोल्ड एयर के मुकाबले। सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट, इसलिए जो फिजिकल कंडीशन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, क्योंकि हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे आ रहा है, तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है। कहने का तो पता लग गया?
द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम का मतलब ये कि हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, फिजिकल कंडीशन बार बार चेंज हो रही है। ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगातार चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण द लाइट अपेयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो लाइट जो है वो हम तक अलग अलग डायरेक्शन से एंटर करती है हमारी आंखों में। इट रिजल्ट इन फ्लकिंग या फ्लक्चुएशन इन अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी के कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये समझने से बेहतर आप इस चीज को समझ लो तो आपको बिल्कुल एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। हॉट एयर के जो ये फायर है, फायर के ऊपर का एयर हॉट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, उससे ऊपर का एयर कोल्ड होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हॉट एयर ऊपर जाएगा और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देगा कोल्ड एयर। तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है, तो लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से हमारी आंखों में एंटर करेगा, इसलिए सामने का व्यक्ति जो है वो फ्लकिंग करता हुआ, फ्लक्चुएट करता हुआ हमें दिखाई देता है। एक बार जान लेते हैं कि पिछले पेज पे हमने जाना क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। देखिए इस पेज पे हमने सबसे पहले जाना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। When light enter into atmosphere, our atmosphere bend it toward the normal. This is called atmospheric refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कम से कम 5 इफेक्ट होते हैं। पहला, हॉट एयर के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से अबव दिखाई देता है, एडवांस सनराइज दिखाई देता है, डिले सनसेट होता है, सन हमें फ्लैट दिखाई देता है और स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ये सब होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब हमने सबसे पहले जाना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फायर के पीछे रख देते हैं तो वो हमें फ्लिकर करता हुआ या फ्लक्चुएट करता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया कि एयर जो होता है हॉट सरफेस के ऊपर वो हॉट होता है, उसकी जगह को भर देता है कोल्ड एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हॉट एयर का वो लेस होता है कोल्ड एयर के कंपैरिजन। तो फिजिकल कंडीशन जो है वो मीडियम का वो सेम नहीं है। फिजिकल कंडीशन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे आ रहा है। हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर नीचे जा रहा है, हॉट एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहेगा ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा तो लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम से हमारी आंखों में एंटर करेगी, इससे हमें फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा कोई भी ऑब्जेक्ट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते क्यों हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब इसके कई रीजन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, बट मैं फिर से कहूंगा ये समझने से पहले आप ना डायग्राम समझ लो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई थी आपको कि एटमॉस्फेयर लाइट को रिफ्लेक्शन करता है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। अब ये मान लीजिए कि ये सर जी स्टार है, ठीक है, और आप यहां पर हो। स्टार की लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, स्टार की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ध्यान से देखना, स्टार की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट तो है नहीं, कहीं पर डेंस है, कहीं पर रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं रेयर है, कहीं डेंस है, कहीं रेयर है। तो कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, कभी रिफ्रैक्शन कम होगा, कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, कभी रिफ्रैक्शन कम होगा। तो लगातार फिजिकल कंडीशन यहां भी चेंज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर समझिए, ये अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। स्टार की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारा एटमॉस्फेयर इज नॉट, और आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। हमारा एटमॉस्फेयर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, कहीं रेयर मीडियम है, कहीं डेंसर मीडियम है। तो लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत कम होगा। तो लाइट जो है वो हमारी आईज में जो एंटर करेगी, कभी ज्यादा एंटर करेगी, कभी कम एंटर करेगी रिफ्रैक्शन की वजह से, इसलिए हमें ये ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। मेन रीजन ये है, समझ गया मेरी बात? हमारा एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है, इसके कारण रिफ्रैक्शन कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो लाइट कम आएगी,
रिफ्रैक्शन कम होगा तो लाइट ज़्यादा आएगी। तो स्टार कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। इसी को हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नाउ आइए अब इस चीज को यहाँ पे समझते हैं कि क्या बताने की कोशिश की गई है। स्टार आर फार, वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार हमसे बहुत दूर है। सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब बहुत पॉइंट साइज का हमें दिखाई देता है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट। आ गया ना? आ गया वर्ड? सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ के एटमोस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं है। द लाइट फ्रॉम द स्टार अपेयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो स्टार की लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है वो अलग अलग डायरेक्शन से एंटर करती है। दिस रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। बच्चों अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, इतना भी अगर पेपर में लिख दोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मेन रीजन यही है। ये एक रीजन है और मेन रीजन यही है जो मैंने आपको समझाया है। मेन रीजन यही है। देखिए स्टार जो है बहुत दूर है हमसे, वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो कांस्टेंट नहीं है। तो लाइट जो स्टार की हम तक पहुंचेगी वो अलग अलग डायरेक्शन से पहुंचेगी। तो इसकी वजह से कभी स्टार ज्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। तो मेन रीजन ये है। हाँ, अगर आप ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, स्टार से जो लाइट हम तक पहुंच रहा है ऑल्सो वेरी, वो भी वेरी करता है। कभी लाइट ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। क्यों? ड्यू टू एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन। एटमोस्फेयर क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो कभी लाइट ज्यादा आएगी, कभी लाइट कम आएगी। ड्यू टू चेंजिंग इन फ्लक्चुएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है तो हमें वो फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया? और भी आप आंसर दे सकते हो। द सन अपेयर ब्राइटर व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेस। जो सन है वो अपेयर हमें ज्यादा दिखाई देता है व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेस। जब स्टार से ज्यादा लाइट हम तक पहुंचेगी तो हमें ज्यादा दिखाई देगा। आर आइज एंड द सेम स्टार अपेयर डल। और वही स्टार हमें डल दिखाई देगा। सन का मतलब ये स्टार है। सन का मतलब ये स्टार है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सन भी है ना, सूर्य, वो भी एक स्टार है। तो यहाँ पे स्टार है। द स्टार अपियर ब्राइट, हमें स्टार जो है वो चमकीला दिखाई देगा। व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीच आवर आई, जब ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पहुंचेगी। एंड द स्टार द सेम स्टार अपियर डल, वही स्टार हमें डल दिखाई देगा व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीच आवर एयर, जब हमारी आंखों में कम लाइट आएगी। आपको ये चीज समझ में आ गई? आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आप अपने आप भी आंसर दे सकते हो। मैं एक बार जल्दी से दोबारा समझा देता हूं। देखिए, ये आपका अर्थ है, ये आप हो, और ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये स्टार हमसे बहुत दूर है। स्टार की लाइट जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो आपको लिखना है द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। क्या लिखोगे? द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। तो इससे होता क्या है कि जब रिफ्रैक्शन होता है, याद है ना, रिफ्रैक्शन समझ आता है, रिफ्रैक्शन। तो कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, कभी रिफ्रैक्शन कम होता है, कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, कभी रिफ्रैक्शन कम होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है। तो कभी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, कभी रिफ्रैक्शन कम होगा। इसकी वजह से कभी स्टार हमें ज्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। एक पॉइंट तो ये बताया। दूसरा पॉइंट आपको बताया, अगर रिफ्रैक्शन कम होगा तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो ज्यादा दिखाई देगा। अगर रिफ्रैक्शन कम होगी तो लाइट ज्यादा पहुंचेगी तो ज्यादा दिखाई देगा। रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया तो लाइट कम आएगी, यानी कम दिखाई देगा। तो वही स्टार कभी अच्छा ब्राइट दिखाई दे रहा है, कभी डल दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे आंसर है। चाहो तो मेन पॉइंट ये लिख लो या तीनों पॉइंट लिख लो, ज्यादा बेहतर है। एक बार जल्दी से जान लेते हैं इस पेज पे हमने क्या जाना। इस पे मेन टॉपिक जाना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? स्टार जो है बहुत दूर है हमसे, तो वो बिहेव करते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, जो हमारे अर्थ का फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं है। लाइट फ्रॉम द स्टार अपेयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए स्टार की लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से हमारी आंखों में एंटर करती है। इससे फ्लक्चुएशन हमें वो दिखाई देता है स्टार का। अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट का जो अमाउंट है जो कि स्टार से हम तक पहुंच रहा है वो वेरी करता है, क्योंकि चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है। तो कभी स्टार की लाइट हम तक ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। जब स्टार हमें ब्राइट दिखाई देता है इसका मतलब है कि ज्यादा लाइट हम तक पहुंच रही है, हमारी आंखों तक। और जब स्टार डल दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमें लेस अमाउंट ऑफ लाइट मिल रहा है उस स्टार से। तो इसी को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट लिख दोगे तो बहुत बढ़िया, वरना एक पॉइंट से भी काम चल जाएगा। नाउ
वाई स्टार अपियर हायर देन एक्चुअल पोजीशन, स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से हायर क्यों दिखाई देते हैं? अगर स्टार यहां है ना, दिखाई आपको यहां देगा, क्यों भाई? स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है? वाई स्टार अपियर हायर देन एक्चुअल पोजीशन, स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से हायर, ऊंचा क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे। मैं ले आता हूं एक मिनट, स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देता है। मैं एक मिनट जरा पेज निकालूं। देखो बच्चों, स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्टार ऊपर क्यों दिखाई देता है, बड़ा सिंपल आंसर है, आप खुद भी बोल सकते हो। ये अर्थ है जिसमें मैं और आप खुश होकर रहते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये आप हो, ठीक है। ये स्टार है जहां से लाइट आनी है। अब स्टार की लाइट सीधी आई यहां तक तो, लेकिन एटमॉस्फेयर से सीधा रहने नहीं देगा, उसे क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। स्टार की लाइट आई लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, स्टार की लाइट आई लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, स्टार की लाइट आई लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, स्टार की लाइट आई लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो देखने वाले को स्टार यहां नहीं दिखाई देता, देखने वाले को स्टार नॉर्मल के सीध में दिखाई देगा, देखने वाले को स्टार नॉर्मल के सीध में ऊपर, उसे उसे यही स्टार यहां, ये वाला स्टार तो यहां दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये था मेन आंसर। जब स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, वो तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर हो गया? क्योंकि डेंसर मीडियम है। जब स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो देखने वाले को स्टार नॉर्मल के सीध में दिखाई देगा, यानी वो यहां दिखाई देगा, यानी वो स्टार है यहां लेकिन एक्चुअल में उसे दिखाई यहां देगा। एक्चुअल पोजीशन ये है लेकिन दिखाई उसे यहां देखेगा, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। क्यों? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आंसर मेन है, बाकी आप जैसे मर्जी लिख लो। अब देखो बुक में क्या कहता है, आपके बुक में क्या दे रखा है मैं वो आपको बता देता हूं। स्टार व्हेन सीन नियर द हॉरिजन, जब स्टार को हॉरिजन के पास देखा जाता है, अपीयर स्लाइटली हायर, तो वो हायर दिखाई देता है देन देयर एक्चुअल पोजीशन, अपने एक्चुअल पोजीशन से, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। देखो पहले पॉइंट में कुछ बोला ही नहीं, पहले पॉइंट में तो कुछ बोला ही नहीं, पहले पॉइंट में तो मेन रीजन बता दिया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब मान लो पेपर में 1 मार्क्स में आए तो इतना लिख दो, बहुत है। अगर ये क्वेश्चन आए कि स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देता है, तो 1 मार्क्स में इतना बहुत है। अब आपको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन आप इस डायग्राम को कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था। When light enter into atmosphere, the atmosphere refract it toward the normal, उसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। तो देखने वाले को स्टार जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा नॉर्मल के ऊपर, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। इसी चीज को आपको यहां पे देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है, डायग्राम भी बनाया आपके लिए। ये एक्चुअल पोजीशन है, यहां पे स्टार है लेकिन वो दिखाई यहां पर दे रहा है। देखिए कैसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ये बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड होता जाएगा। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार, इसलिए जो लाइट स्टार से आ रहा है नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास आएगा, हैज टू लेयर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसे रेयर से डेंसर में गुजरना पड़ेगा, उसे उसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गुजरना पड़ेगा। लाइट जो स्टार से आ रही है उसे रेयरर से डेंसर में गुजरना पड़ेगा, रेयरर से डेंसर में आ गई लाइट, एंड इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और वो लाइट को बेंड कर देगा नॉर्मल की तरफ। एज ए रिजल्ट द स्टार अपीयर हैड, बिल्कुल वही देखो ना, बिल्कुल एज इट इज वैसे क्या बोल, यही तो बोल रहा हूं मैं तब से, आपको यही चीज आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या समझा रहा हूं। जब लाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर लाइट को बेंड करता है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, आपने पढ़ा था चैप्टर 10 में। तो देखने वाले को लाइट नॉर्मल के सीध में ऊपर दिखाई देता है, यही चीज ने यहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो 1 नंबर में आए तो इतना लिख दोगे, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। और अगर इससे ज्यादा नंबर में आए तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और देखने वाले को नॉर्मल के सीध में दिखाई देता है, स्टार यहां दिखाई देगा। एक्चुअली ये है, अपीयर उसे यहां पे होगा। नाउ अब ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या है ये भी समझिए। एडवांस सनराइज का मतलब है कि हमें सन जो है ना 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और डिले सनसेट का मतलब है हमें सन 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अब ये क्या मतलब हुआ सर, आप ऐसा समझिए।
डायग्राम समझिए। ये बच्चों ये जो पढ़ रहे हो ना फिजिक्स है, फिजिक्स को रटने की वजह चीजों को समझा जाता है। इसे समझिए तो आपको बहुत मजा आएगा चीजों में। ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, और हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजन बोलते हैं। अब इसके, ये आपका एटमॉस्फेयर है, क्लियर हो गया। इसके नीचे की चीज हमें दिखाई नहीं देती, इसके ऊपर की चीज हमें दिखाई देती है। ये हमें बादल वगैरह सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम ऊपर की चीजें देख पाते हैं। बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये बादल है, क्लाउड्स है, ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन इसके नीचे की चीज हम नहीं देख पाएंगे। छत पे खड़े होकर देख लो, इसके सीध की चीजें दिखाई देगी हमें। ऐसा दिखाई देता है क्लाउड हमेशा। अब आज जाके देख लेना, ऐसा दिखाई देगा। आप एक बार छत पे जाओ आज और देखो, आपको ऐसा दिखाई देगा। दोनों तरफ देखना, ये सब आप देख पा रहे हो, ये इसके नीचे आप देख नहीं सकते, ठीक है। अब सनराइज होने वाला है, यानी सन यहां पर है, ये सन है, तो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए ना। सन हमें दिखाई तो नहीं देना चाहिए, वही ओरिजिन के नीचे है, दिखाई कैसे देगा। लेकिन ये देख सकते हैं हम 2 मिनट पहले। कैसे? भाई सन ही तो ओरिजिन के नीचे है, इसकी लाइट तो फैल रही है ना हर जगह, इसकी लाइट तो हर जगह फैली रही है। लाइट थोड़ी बंद हो जाती है, कोई बल्ब थोड़ी है कि स्विच ऑफ हो जाएगा। ये तो 24 घंटे मिलियन ईयर से जल रहा है। तो इसकी लाइट जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, समझो, इसकी लाइट जैसी एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर को बेंड कर देगा, एटमॉस्फेयर को बेंड कर देगा नॉर्मल की तरफ। और देखने वाले को सन यहां थोड़ी दिखाई देगा, देखने वाले को सन यहां दिखाई देगा। उसके लिए सनराइज हो चुका है नॉर्मल के सीध में, सन यहां पर है, दिखाई उसे वहां देगा। और ऐसा ही केस सनसेट में होता है। मान लो सन यहां पर है, वो ओरिजिन के नीचे आ चुका है। ये सनसेट का केस है, सन नीचे आ चुका है, हमें नहीं दिखना चाहिए ना, हमें नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन उसकी लाइट तो एंटर कर ही रही है ना। उसकी लाइट तो एटमॉस्फेयर से टकराएगी, जैसे ही उसकी लाइट एटमॉस्फेयर में टकराएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और देखने वाले को सन यहां थोड़ी दिखाई देगा, वो यहां दिखाई देगा। तो ये सन एक्चुअल है, दिखाई यहां दे रहा है, ये सन एक्चुअल है, दिखाई यहां दे रहा है। और इसके बीच में लगभग 2 मिनट का गैप होता है, इसके बीच में 2 मिनट का गैप होता है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 100% दे सकते हो, ठीक है। यही चीज देखिए, द सन अपेयर अबाउट 2 मिनट अर्लियर। सन हमें 2 मिनट अर्लियर दिखाई देता है देन एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनराइज से पहले। एंड द सन रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है आफ्टर एक्चुअल सनराइज। पहला पॉइंट तो यही ऊपर करा दिया मैंने। एडवांस सनराइज का मतलब 2 मिनट पहले दिखाई देगा, डिले सनसेट का मतलब 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। और समझाना चाहो तो डायग्राम से समझा दो। When the sun is below horizon, जब सन हॉरिजन के नीचे होता है, the ray have to pass through rarer to denser, लेकिन उसकी जो रेज होती है, उसकी जो लाइट होती है, वो डेंसर से रेयर मीडियम में आ जाती है, सॉरी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। सो दे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण द सन अपेयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, तो सन अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। भाई मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे राजकुमार, मैं तो यही तो समझा रहा हूं बेटा। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, सन आपका यहां है। सन की लाइट थोड़ी बंद हुई है, सन की लाइट तो हर जगह फैल ही रही है ना। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो देखने वाले को सन यहां नहीं दिखाई देगा, वो यहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। और इसमें 2 मिनट का गैप होता है। ऐसी सनसेट के केस में मैंने आपको बताया, सन यहां पर है लेकिन उसकी लाइट थोड़ी बंद हो रही है, उसकी लाइट एटमॉस्फेयर टकरा के बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और उसे नॉर्मल के सीध में यहां दिखाई देगा। इसमें 2 मिनट का गैप होता है। तो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, क्यों? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, क्योंकि सन की लाइट तो टकरा ही रही है ना एटमॉस्फेयर से। तो सन यहां ना दिखा के एक्चुअल में ऊपर दिखाई देगा, सन यहां ना देख के एक्चुअल में ऊपर दिखाई देगा। इसमें 2 मिनट का गैप होता है। क्लियर हो गया? जल्दी से हम जानते हैं कि इस पेज पे हमने क्या जाना। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूं, इस पेज पे मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए, इस पेज पे यहां पे बात हुई थी, सबसे नीचे वाला पॉइंट था एक, कि स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था, मेन रीजन है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्सप्लेन करना हो तो बताओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है टॉप से बॉटम में। सो जो लाइट आ रही है स्टार से नियर द हॉरिजन के पास, हैज टू ट्रैवल, उसे ट्रैवल करना पड़ता है। कहां ट्रैवल करना पड़ता है? रेयर टू डेंसर मीडियम में। एंड इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है। एज ए रिजल्ट स्टार अपेयर है, जिसकी वजह से वो ऊपर दिखाई देता है। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, पहले पॉइंट में क्या बताया कि आपको 2 मिनट पहले दिखाई देगा, 2 मिनट बाद दिखाई देगा। पहले पॉइंट में यही था, सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक आपको सन दिखाई देगा। क्यों? व्हेन द सन इज बिलो द हॉरिजन, जब सन बिलो द हॉरिजन होता है, उसकी रेज होती है, पास होती है रेयरर से डेंसर में। सो जो रेज होती है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ,
जिसके कारण सन जो है वो अपेयर होता है हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है, इसलिए हम 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक देख पाते हैं सन को। नाउ क्वेश्चन है व्हाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो वैसे तो कई आंसर है, बट जो सबसे अच्छा आंसर है वो ये है, कई आंसर देते हैं टीचर, बस सबसे अच्छा है प्लैनेट। आपको पता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में 8 प्लैनेट है, वो ट्विंकल नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक तो उसकी लाइट नहीं है अपनी, ठीक है, सबसे बढ़िया रीजन। ट्विंकल कौन करेगा? जिसकी अपनी लाइट होगी। बट एनसीईआरटी बुक में ऐसा है नहीं, तो आप ये नहीं लिख सकते पेपर में। तो क्या लिखोगे? देखिए बच्चों, जो साइज है ना प्लैनेट का बहुत छोटा है, तो मान लीजिए अगर इस पे लाइट होती भी ना, अगर इस पे लाइट होती भी, तो इनसे मिलने वाले लाइट इतनी ज्यादा हम तक आ चुकी होती, मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ जाएंगी ना। 8 प्लैनेट पास मान लो लाइट है, और ये सारी लाइट अगर हमारे पास आ जाए, तो इतनी ज्यादा लाइट हमारे पास हो जाएगी कि फ्लक्चुएशन 0 हो जाएगा। अब ऐसे कैसे? मान लो आप यहां पर हो, ठीक है, और आपके घर में कोई लाइट लगा हुआ है, तो वो पास में है तो आपको फ्लक्चुएट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर आप यहां हो और आपके छत पे लगा हुआ लाइट, वो फ्लक्चुएट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप इसी लाइट को रेगिस्तान में ले जाओ, दूर लगा दो कहीं पर, और आप यहां पर हो, अब ये लाइट फ्लक्चुएट करता हो गया। तो डिस्टेंस बहुत मायने करता है, लाइट कम और डिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने करता है। यही चीज प्लेनेट के साथ होता है। प्लेनेट हमारे बहुत पास है, बहुत नियर है, अगर इन पे लाइट होती भी ना, तो इतनी ज्यादा लाइट हम तक आ जाती है कि उसका जो फ्लक्चुएशन इफेक्ट है वो नील होता। तो यहां पर यही समझाने का प्रयास किया है, जल्दी देख लेते हैं। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट जो है अर्थ के बहुत पास है। एंड अर्थ हज सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, और इसलिए हम एक्सटेंडेड सोर्स के बारे में इसको मानते हैं। इफ वी कंसीडर प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम मान भी ले, हालांकि प्लैनेट पर लाइट नहीं है, लेकिन हम मान भी ले, इफ वी कंसीडर, यदि हम मान भी लें, अ प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, कि उसके पास सोर्स ऑफ लाइट है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट का जो टोटल वेरिएशन एंटरिंग और आई, जो हमारी आंखों में एंटर करेगा फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स लाइट, यानी 8 प्लैनेट से जो हमारी आंखों में लाइट एंटर करेगा, उसका जो एवरेज होगा आउट टू 0, वो 0 हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट हम तक आ जाएगी कि उसका फ्लक्चुएशन 0 हो जाएगा। एंड वी नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग का इफेक्ट होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब, एक प्लैनेट जो है हमारे बहुत पास है, अगर हम मान भी लें कि इसमें सोर्स ऑफ लाइट है, तो इन 8 प्लैनेट से इतनी ज्यादा हमारी लाइट हमारी आंखों में एंटर कर जाएगी, इसका फ्लक्चुएशन 0 हो जाएगा, इसलिए प्लैनेट कभी ट्विंकल नहीं कर सकता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट पास होती है, एक मिनट बच्चों, जब लाइट पास होती है किसी कोलाइड पार्टिकल से, ये देखिए ये कोलाइड पार्टिकल है, कोलाइड आपने 9th में पढ़ा था, ये दूध वगैरह जो होती है, इंक वगैरह कोलाइड होती है। जब लाइट कोलाइड से पास होती है, तो हमें इसका पाथ दिखाई देता है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइड, याद कीजिए, व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइड, जब लाइट कोलाइड से पास होता है तो हमें इसका पाथ दिखाई देता है, हम इसके पाथ को देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैलाना इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, बाय कोलाइड पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल द्वारा। कोलाइड पार्टिकल जो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देती है, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ दिखाई देता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक छोटा सा लाइव एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, जो कि क्लास 9th में भी था। व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइड पार्टिकल, जब कोलाइड पार्टिकल से लाइट पास होता है, पाथ बिकम विजिबल, इसका पाथ हमें दिखाई देता है, इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जांपल, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजुअल, लाइट का पाथ विजुअल होता है व्हेन लाइट एंटर ए डार्क, जब एक लाइट एंटर करता है डार्क और डस्टी रूम में, थ्रू अ स्लाइड और ए वेंटिलेटर। अगर वेंटिलेटर से कहीं मान लो कहीं रूम है, डार्क रूम है, मतलब कोई लाइट वाइट नहीं है उसमें, और कहीं वेंटिलेटर से हल्का सा लाइट उसमें एंटर कर रहा है, तो आप उसके पाथ को देख सकते हो। तो ये टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही पाथ ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट थ्रू डेंस कॉर्नी फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे ना, जंगल में जाओगे, तो पत्तों के बीच से आपको लाइट आता हुआ दिखाई देगा अलग अलग डायरेक्शन से, तो वो भी टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। और बड़ा घुमा फिरा के बात ये है कि जब लाइट पास होता है कोलाइड से, तो उसका हमें पाथ विजुअल होता है, इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई रूम है, डार्क रूम है जहां पे लाइट नहीं है, कोई वेंटिलेटर से हल्का सा लाइट उसमें एंटर कर रहा है, तो आप उसके अलग अलग पाथ को देख सकते हो, तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। ऐसे आप कोई डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, तो पत्तों के बीच से सुबह सुबह देखोगे लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, लाइट फैल रहा है,
तो उसको भी हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पेज पर हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो प्लैनेट बहुत पास है हमारे, 8 प्लैनेट बहुत पास है हमारे। अगर हम मान भी लें कि इनके पास लाइट है तो इनसे मिलने वाली लाइट इतनी ज्यादा होगी हमारी आंखों में कि इसका ट्विंकल इफेक्ट जीरो होगा। प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, यही मैंने आपसे बोला था, एंड थस सीन एक्सटेंडेड सोर्स, इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स बोलते हैं। इफ वी कंसीडर, देखो इसका मतलब है अगर हम मान भी लें एक प्लैनेट के पास कलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट मान भी लें, तो टोटल वेरिएशन जो होगा ना अमाउंट ऑफ लाइट का जो एंटर करते हैं हमारी आंखों में ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज से, सभी से मिलने वाला, उसका एवरेज होगा वो हमेशा जीरो होगा। इस जो नलीफाई कर देगा ट्विंकलिंग इफेक्ट को, क्योंकि ट्विंकल तभी होगा जब कम लाइट आए, ज्यादा लाइट आएगी तो ट्विंकलिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, तो लाइट जो है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, कब, जब वो कोलाइड पार्टिकल से जाता है। तो लाइट जब कोलाइड पार्टिकल से जाता है, जब लाइट कोलाइड पार्टिकल से गुजरता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, जो जिसकी वजह से हमें उसका पाथ दिखाई देता है, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं और इसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। व्हेन लाइट पासेस थ्रू कोलाइड, जब लाइट कोलाइड से जाता है तो इसका पाथ हमें दिखाई देता है, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके दो एग्जांपल है, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा जब लाइट एंटर करेगा एक डार्क रूम में या डस्टी रूम में किसी वेंटिलेटर से। पाथ ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा जब आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां पे भी आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा। तो ये टिंडल इफेक्ट के दो बेहतरीन एग्जांपल आपको 9th क्लास की बुक में भी था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर आपका है 35। टॉपिक नंबर 35 आपसे कहता है कि द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। क्या मतलब इस लाइन का, पहले इस टॉपिक का मतलब समझो। इस टॉपिक का मतलब है ये जो लाइट फैल रहा है ना, ये डिपेंड करता है कि कोलाइड के पार्टिकल का साइज कितना है। सुनिए मेरी बात बच्चों, अगर कोलाइड पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल है, ध्यान से सुनना, अगर कोलाइड पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो ये ब्लू कलर को स्कैटर करता है, यानी सारे कलर तो स्कैटर होंगे लेकिन ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। अगर कोलाइड पार्टिकल थोड़ा सा लार्ज है, थोड़ा बड़ा है, अगर कोलाइड पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा है तो फिर ये रेड कलर को ज्यादा स्कैटर करेगा। स्कैटर तो सारे होंगे लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटर यानी सबसे ज्यादा लाल रंग फैलेगा। और अगर पार्टिकल का साइज वेरी लार्ज है, यानी पार्टिकल का साइज थोड़ा और बड़ा है, तो फिर ये व्हाइट लाइट यानी सबको इक्वल करेगा, सबको इक्वल स्कैटर करेगा, तो व्हाइट लाइट आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब है आपने अभी भी क्या जाना, ये कोलाइड है, आपने जाना ये कोलाइडल है, और लाइट जो होती है वो कोलाइड क्या करता है, लाइट को फैला देता है। तो कोलाइडल के पार्टिकल के साइज के हिसाब से फैलता है, ऐसा नहीं कि बराबर फैलेगा, नहीं। अगर ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, अगर ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, अगर ये पार्टिकल थोड़े बड़े हैं तो रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और अगर ये पार्टिकल थोड़े और बड़े हैं तो सारे कलर स्कैटर होंगे, यानी व्हाइट लाइट दिखाई देगा। तो ये है हेडिंग का मतलब, द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट, जो स्कैटर हो ना लाइट, उसका कलर डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज कितना है। इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर, तो मेनली ब्लू कलर को स्कैटर करेगा ऑफ लाइट, क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अगर मीडियम साइज पार्टिकल है, कोलाइड में मीडियम साइज पार्टिकल है, तो स्कैटर मेनली द रेड कलर, तो वो रेड कलर को स्कैटर करेगा उसकी लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से। और अगर लार्जर पार्टिकल, अगर बहुत बड़े पार्टिकल है, तो ऑल द कलर, जो जितने भी कलर होते हैं सातों, वो इक्वली स्प्रेड होंगे और हमें व्हाइट दिखाई देंगे। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया, मैं फिर समझा दूं। अगर पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो ब्लू का स्कैटर सबसे ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल थोड़े मीडियम है तो रेड का स्कैटर होगा, और अगर सारे पार्टिकल बहुत बड़े हैं, सारे इक्वल हैं, सारे बड़े हैं, तो सारे कलर स्कैटर होंगे इक्वल और हमें व्हाइट लाइट दिखाई देगा। तो ये जो स्कैटरिंग होती है ना, डिपेंड करती है पार्टिकल पे। बहुत छोटा पार्टिकल ब्लू को स्कैटर करता है, थोड़ा मीडियम पार्टिकल रेड को स्कैटर करता है, बहुत बड़े पार्टिकल व्हाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, नाउ वाई डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, डेंजर साइन हमेशा रेड कलर ही क्यों होते हैं। आपको अक्सर पूछा जाता है कि डेंजर साइन हमेशा रेड क्यों होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, रेड जो है तो सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, बताया था हमने आपको, याद कीजिए। इट इज लीस्ट स्कैटर बाय फॉग, फॉग से
सबसे कम स्कैटर होता है, स्मॉग से सबसे कम स्कैटर होता है, एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर, और सेम कलर हम देख सकते हैं ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, काफी दूर से भी हम रेड कलर को देख सकते हैं। सो डेंजर साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, इसलिए डेंजर साइन हमेशा रेड होता है। दोबारा बता दूं, आपसे पूछा जा रहा है कि डेंजर साइन हमेशा रेड क्यों होता है, तो रेड जो होता है वो लीस्ट स्कैटर कलर होता है, ये सबसे कम स्कैटर होता है फॉग से, धुएं से, स्मॉग से, और इसको देखा जा सकता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, इसलिए डेंजर साइन जो होता है वो हमेशा रेड कलर का बनाया जाता है। वाई द कलर ऑफ द स्काई अपेयर ब्लू, कलर जो है स्काई का वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ये भी मैं आपको एक्टिविटी से समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आसमान साफ होगा ना तो आपको आसमान का कलर हमेशा ब्लू दिखाई देता है ना, क्यों, ये रीजन है। देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये आप हो, और ये आपका स्काई है, ये आपका स्काई है, ठीक है, बात को समझो, ये स्काई है। अगर स्काई में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अभी तो पढ़ा आपने, अगर स्काई जो है बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, क्लियर स्काई है, बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो क्या पढ़ा अभी आपने, क्या जाना, छोटा, अगर हमारा स्काई बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना है, अगर वेरी स्मॉल पार्टिकल होगा इसमें, क्लियर होगा, तो किसको स्कैटर करेगा, ये क्या स्कैटर होगा, तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। यही तो मैंने आपको बताया था। ये अर्थ है, ये आप हो, ये आपका स्काई है। अगर स्काई वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना होगा तो जब लाइट इसमें एंटर करेगी तो कौन स्कैटर होगा, तो ब्लू कलर स्कैटर होगा। अभी तो जाना था कि जब वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए बच्चों ब्लू कलर फैल जाता है, स्कैटरिंग होता है ब्लू कलर का, तो हमें हर जगह ब्लू दिखाई देता है। समझ में आ गया, यही चीज आपको समझाएगा, कुछ अलग नहीं है, चीजों का आप खुद भी लिख सकते हो। वाई द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है क्लीन डे में, जब दिन बिल्कुल साफ होता है। द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का जो अपर लेयर होता है, कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स, में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉप वेपर्स होते हैं और गैसेस होते हैं। दीज पार्टिकल, ये पार्टिकल्स होते हैं, आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ये उसी को स्कैटर कर सकते हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ के हो, और मेनली किसको, ब्लू को, देन द लार्जर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ के मुकाबले, यानी रेड को स्कैटर नहीं करेंगे, ये ब्लू को स्कैटर करेंगे। सो द स्काई अपेयर ब्लू, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देगा। क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आई आपको, मेन चीज ये डायग्राम समझिए, ये अर्थ है, ये आप हो, ये आपका स्काई है। अगर स्काई में बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो वो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देगा। सिंपल सा आंसर है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, यही चीज आपको बताने की यहां पे कोशिश की गई है। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इस पेज पर हमने क्या जाना। मैंने बताया कि स्कैटरिंग जो होती है ना लाइट की, उसका जो कलर है वो साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल वेरी बहुत छोटे हैं तो ब्लू स्कैटर होगा, अगर मीडियम साइज पार्टिकल है तो रेड स्कैटर होगा, और अगर लार्ज पार्टिकल है तो सारे स्कैटर होंगे, व्हाइट दिखाई देगा। डेंजर साइन रेड क्यों होता है, क्योंकि रेड जो होता है लीस्ट स्कैटर कलर होता है, रेड को स्कैटर नहीं किया जा सकता फॉग से, स्मॉग से, इसलिए दूर से इसको देखा जा सकता है सेम कलर में, इसलिए डेंजर साइन रेड होता है। जो कलर होता है क्लियर स्काई का वो हमेशा ब्लू क्यों होता है, तो जो अपर लेयर होता है एटमॉस्फेयर का उसमें बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, गैसेस होते हैं, ये पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं स्कैटरिंग करने में, किसका, जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू की, मेनली ब्लू को स्कैटर करते हैं रेड के कंपैरिजन, लॉन्गर वेवलेंथ के कंपैरिजन, ये लोग लॉन्गर वेवलेंथ की कंपैरिजन ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए क्लियर स्काई का कलर हमेशा ब्लू होता है। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्काई अपेयर एन एस्ट्रोनॉट, अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा इन द स्पेस, स्पेस में, और टू ए पैसेंजर, और कोई अगर पैसेंजर है जेट प्लेन में फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हो, देखो ये तो हो गया अगर आप अर्थ पे हो, अगर आप, ये अर्थ है आप ये हो तो आपको ब्लू दिखाई देगा, लेकिन अगर आप स्पेस में हो, कोई एस्ट्रोनॉट हो, आप स्पेस में हो, या फिर आप यहां पर उड़ रहे हो किसी फाइटर जेट में, तो आपको इसका कलर कैसा दिखाई देगा, तो आंसर दोगे ब्लैक, क्योंकि एक्चुअल कलर ब्लैक होता है, स्काई का एक्चुअल कलर ब्लैक होता है, रात में देखते नहीं हो ब्लैक दिखाई देता है, ये ब्लू रेड व्हाइट ये सब लाइट की वजह से हो रहा है, समझ रहे हो, जब लाइट इस पे पड़ती है तो लाइट की वजह से कभी ब्लू दिखाई देता है, कभी ये रेड भी दिखाई देता है बारिश के टाइम पे, और लाइट को हटा दो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, कि एक्चुअल कलर है। तो किसी एस्ट्रोनॉट को या जो पैसेंजर है जो फाइटर प्लेन में बैठे हुए हैं उनको ब्लैक दिखाई देगा स्काई, क्योंकि वो रियल कलर है, क्योंकि इतने हाइट पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इतने ऊपर ऊंचाई पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती, तो यही आपको आंसर देना है।
द स्काई वुड अपेयर डार्क, डार्क दिखाई देगा एस्ट्रोनॉट को इन द स्पेस, स्पेस में, एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि स्कैटरिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता एट सच हाइट एल्टीट्यूड, इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल वहां पे बहुत कम पाए जाते हैं। नाउ वाई क्लाउड अपेयर व्हाइट, और व्हाइट क्यों दिखाई देगा, आ जाओ व्हाइट के लिए भी आंसर दे देते हैं, आपको व्हाइट के लिए भी आंसर दे देते हैं, आ जाइए। ये अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर में ना बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल हैं, जब एटमॉस्फेयर में बड़े पार्टिकल होंगे, वेरी लार्ज पार्टिकल होंगे, जब एटमॉस्फेयर में वेरी लार्ज पार्टिकल होंगे, अभी तो आपने पढ़ा था कि जब वेरी लार्ज पार्टिकल होगा और सनलाइट इस पे पड़ेगा, जब वेरी लार्ज पार्टिकल पर सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है, सभी इक्वल स्कैटर होते हैं, जब इक्वल स्कैटर होते हैं तो व्हाइट दिखाई देता है। चीजों को समझ पा रहे हो, जब हमारा एटमॉस्फेयर वेरी लार्ज पार्टिकल से बना होगा तो लाइट जो जब इस पे पड़ेगा तो सभी को इक्वल कलर में स्कैटर करेगा, और जब इक्वल स्कैटर करता है ना तो व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए हमें आसमान जो है सफेद दिखाई देता है, जो मैंने आपको समझाया भी था एक बार कि साइज के हिसाब से होता है। क्लाउड आर फॉर्म बाय वाटर वेपर, क्लाउड में क्या पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है। वाटर वेपर कंडेंस, वो कंडेंस होता है टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, वो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट बनाता है, छोटे छोटे वाटर वेपर मिलकर कंडेंस होकर पानी की बड़ी बूंदे बनाता है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट, आगे बढ़ देखिए, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ड्रॉपलेट, जब लार्ज साइज होगा ड्रॉपलेट का, ऑल कलर ऑफ लाइट, सारे कलर जो होंगे लाइट का स्कैटर होंगे, सारे कलर स्कैटर होंगे, एंड क्लाउड जो होगा वो आपको व्हाइट दिखाई देगा। जब लार्ज साइज होता है ना पार्टिकल का तो सारे कलर स्कैटर होते हैं, इसलिए हमें व्हाइट दिखाई देता है। नाउ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाई कलर ऑफ सन अपेयर रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम, सनराइज और सनसेट के टाइम सन का जो कलर, सूर्य का कलर हमें रेड क्यों दिखाई देता है, रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर मैं आपको एक्टिविटी से बताता हूं। देखिए सनराइज और सनसेट का पहले मतलब समझिए, सनराइज और सनसेट का मतलब समझ लोगे तो आप आंसर खुद भी दे पाओगे। ये अर्थ है, ठीक है, ये आप हो यहां पर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। सनराइज का मतलब है सन यहां पर है, सन अपनी जगह फिक्स रहता है, सुबह के बज रहे हैं 6, आप यहां पर हो, आप सन को देखते हो यहां से, सन एक्चुअल में यहां दिखाई देगा, मान लिया आपने यहां देख रहे हैं, ठीक है। अब बज गए 9, 9 पे बजे आप यहां पर आ गए, ये 9 AM हो गया सुबह, अब आप यहां देख रहे हो। अब सुबह के हो गए 12, तो 12 बजे आप यहां पे होंगे, अर्थ रोटेट होता है, सन अपनी जगह फिक्स है, अब आप सन को यहां से देख रहे हो। अब शाम के 6 बज गए तो आप यहां पर हो, ये शाम के 6 बज गए, अब आपको यहां पे देखना है। अब सनसेट का टाइम मान लो हमने दे दिया 7 बजे, ठीक है, सनसेट का टाइम है, अब आप यहां पर हो और आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। अब देखो ये था सनराइज का टाइम, ये है सनसेट का टाइम, अब इसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बाद आपको सन दिखाई नहीं देगा, यहां तक दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आप इधर आ चुके हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहां तक तो दिखाई दे रहा था। एक बात बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा दूर लाइट ट्रेवल कब कर रहा है, जब सनराइज हो रही है तो सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल कर रहा है, जब सनसेट हो रहा है तो लाइट सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल करता है, और लाइट में सबसे ज्यादा दूर कौन ट्रेवल करता है, तो रेड ट्रेवल करता है, याद कीजिए, सबसे ज्यादा दूर कौन सा कलर आपको याद है, विवग्योर, विवग्योर याद होगा आपको, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे ज्यादा ये 3 कलर होते हैं, सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल करते हैं 3 कलर। तो सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम लाइट सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, इसलिए हमें 3 ही कलर दिखाई देता है, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर हो गया। नाउ इसी चीज का जो मैंने आपको एक्टिविटी बताया यही चीज लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ। वाइल सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के दौरान द कलर ऑफ सन, कलर ऑफ द सन जो होता है वो सराउंडिंग अपेयर रेड, वो रेड दिखाई देता है। डूरिंग सनसेट और सनराइज, सनराइज और सनसेट के दौरान द सन इज नियर हॉरिजन, सन जो होता है हॉरिजन के पास होता है, एंड देयर फोर द सनलाइट, इसलिए सनलाइट को हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, उसे लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमोस्फियर में। मेन आंसर यही है, सनराइज के टाइम सनलाइट को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, मेन आंसर यही खत्म हो गया। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, इसलिए अधिकतर जो ब्लू लाइट होती है शॉर्टर वेवलेंथ वाले वो स्कैटर हो जाती है, वो बीच में रुक जाती है। अबे
बाय द पार्टिकल, पार्टिकल उनको रोक लेता है शॉर्टर वेवलेंथ वाले को। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है, जो रेड कलर है, विल रीच आवर आई, वो हमारी आंखों में एंटर कर जाएगा। दिस इज वाई सन अपेयर रेड, इसलिए जो सन है वो रेड दिखाई देगा। एक्टिविटी समझ में आ गई तो मैं कहा 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि स्पेस पर हमने जाना क्या। मैंने आपको बताया कि कोई एस्ट्रोनॉट है या कोई पैसेंजर है जो कि प्लेन में बैठा है, उसको कलर कैसा दिखाई देगा, तो उसको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे एब्सेंस ऑफ पार्टिकल होती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता नहीं है। क्लाउड का कलर व्हाइट कब दिखाई देगा, अगर उसमें बड़े बड़े पार्टिकल है। बड़े बड़े पार्टिकल में जब लाइट एंटर करती है तो सारे इक्वल स्कैटर होते हैं और व्हाइट लाइट बनता है। क्लाउड जो होता है वो बनता है वाटर वेपर से, वाटर वेपर मिलकर बनता है वाटर ड्रॉपलेट। और लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, जब लार्ज साइज ऑफ, ये है मेन आंसर, जब लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल होता है तो ऑल कलर ऑफ लाइट, सारे कलर्स होते हैं लाइट के वो स्कैटर होते हैं, इसलिए व्हाइट दिखाई देता है। सन अपियर रेड, और सन जो है वो रेड दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम। ऐसा क्यों, तो सनसेट और सनराइज के टाइम कलर जो होता है सन का वो हमेशा रेड दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनसेट और सनराइज के दौरान सन जो होता है वो हॉरिजन के पास होता है, और इसलिए उसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। इस कारण से अधिकतर जो ब्लू लाइट होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है, वो रुक जाती है पार्टिकल द्वारा, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ है रेड वाला, वो हमारी आंखों में एंटर करती है, इसलिए हमें उसका कलर रेड दिखाई देता है। तो यहां पर बच्चों कंप्लीट होता है आपका ये बेहतरीन चैप्टर, जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है हर चीज कवर करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ।